नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल कई बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन होता है, कहाँ से शुरू करें, क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लें। तो इसको हम इतनी आसान भाषा में पढ़ेंगे कि आप यहीं पर इसको याद कर लेंगे। आपने विश्व का इतिहास वाला क्लास जरूर देखा होगा, उम्मीद है। उसको हमने बहुत आसान भाषा में पढ़ाया है। विश्व इतिहास में भी आप लोगों को ऐसे ही कन्फ्यूजन थी, ऐसे ही आप उसमें भी चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो उसको भी हमने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से हमेशा हमारी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न आते हैं, जरूर ही आते हैं। ये तो हो गई भाई प्रीलिम्स की बात। अब बात करें मेंस की। तो मेंस में देखिए, विश्व के भूगोल में आंसर लिखने को आता है। और हम ये जो क्लास पढ़ाएंगे ये मेंस को ध्यान में रख के ही पढ़ाएंगे, जिससे जब आपको 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द लिखने पड़े तो आप अच्छे से उसके बारे में लिख पाएँ। भाषा हमारी इसमें काफ़ी आसान रहेगी, जो आप अच्छे से समझ जाएंगे। बस आपको करना क्या रहेगा, क्लास को पूरा देखना है। पहली बार देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे कि कोई भी टॉपिक है अच्छे से आपका तैयार होता चला जाए। आप इसको अगर तुरंत नहीं देख पा रहे हैं तो जब भी समय पाइए आप तब देखिएगा। ये क्लास आपकी काफ़ी है इतिहास को, भूगोल को पढ़ने के लिए, विश्व के भूगोल को पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल की बात करेंगे, जहां हम पृथ्वी के उत्पत्ति की सिद्धांत की बात करेंगे। पृथ्वी का आकार देखेंगे, संरचना, रासायनिक संगठन की बात करेंगे, महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत की बात करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी इसमें देखेंगे, भूकंप को पढ़ेंगे जिसमें प्रभाव है, कारण है, प्रकार है, इनको पढ़ेंगे, ज्वालामुखी को पढ़ेंगे, प्रकार, वितरण, प्रभाव, शैल चक्र और प्रकार को पढ़ेंगे, स्थल रूप व भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं देखेंगे। अपरदन की बात करेंगे जिसमें निक्षेपण है, मौसमकरण है। नदी की बात करेंगे, हवा है, हिमनद है, समुद्री प्रक्रियाएं हैं। हवा के प्रमुख स्थल रूप की हम बात करेंगे, जहाँ पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं। पृथ्वी की गति की बात करेंगे जिसमें दिन रात है, ऋतुएं हैं, समय क्षेत्र है। महासागरीय भूगोल की बात करेंगे जिसमें महासागरीय धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, समुद्री संसाधन है, महासागरीय तल का बनावट है। इसके बाद हम मौसम के बारे में देखेंगे, जलवायु के बारे में देखेंगे, जैसे वायुमंडल की संरचना को पढ़ेंगे, तापमान वितरण को पढ़ेंगे, वायुदाब एवं पवन प्रणाली को पढ़ेंगे, मानसून, ट्रेड विंड, इसको पढ़ेंगे, चक्रवात को पढ़ेंगे, वर्षा को पढ़ेंगे, जलवायु वर्गीकरण को देखेंगे। इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग को भी पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र को देखेंगे, विश्व के प्रमुख बायोम को देखेंगे, पर्यावरणीय क्षरण को देखेंगे, कारण व प्रभाव को देखेंगे, रेगिस्तान टुंड्रा की बात करेंगे, जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग कैसे होता है देखेंगे, प्रदूषण पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम मानव का प्रसार एवं जनसंख्या परिवर्तन, विश्व के जनसंख्या वितरक कारक देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व जननांकी संक्रमण देखेंगे, मानव प्रवजन देखेंगे, सांस्कृतिक भूगोल की बात करेंगे, शहरीकरण एवं महानगरीकरण की बात करेंगे, मानव बसावट के प्रकार देखेंगे, मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे। इसके बाद प्राथमिक गतिविधियों की बात करेंगे, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनिज है, उद्योग है, विश्व व्यापार मार्ग हैं, आर्थिक समूहों की बात करेंगे, वैश्विक भूगोल की बात करेंगे, परिवहन देखेंगे। फिर हम इसके बाद महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करेंगे। इस प्रकार यह हमारा विश्व का पूरा जो भूगोल है उसको हम कवर कर लेंगे। टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पूरे टॉपिक हम कवर करेंगे। पहली बार क्लास आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ से। मेंस के उद्देश्य से पढ़ेंगे लेकिन प्रीलिम्स साथ में क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, हम समझाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि आप हमेशा चीज़ों को ना भूलें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें वह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड का मतलब होता है एक विस्तृत गोला।
ये इसका मतलब होता है। इसमें क्या है कि यह एक कह सकते हैं अनंत तक है, विस्तार असीम है इसका। ठीक है। संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ब्रह्म, और मतलब एक गोला विस्तार का। ठीक है। ब्रह्म मतलब विस्तार, अर्थात वह असीम विस्तार जिसमें सब कुछ समाहित है। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड को उस संपूर्ण स्थान, समय, पदार्थ, ऊर्जा और उनके बीच के नियमों के समुच्चय के रूप में समझा जाता है। यानी कह सकते हैं संपूर्ण स्थान है, समय है, पदार्थ है, ऊर्जा है, इन सब के समुच्चय के रूप में समझा जाता है। यह केवल तारों या ग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सूक्ष्मतम कण से लेकर सबसे विशाल आकाश गंगाएं सीमित हैं। यानी क्या है, इसमें विशाल आकाश गंगा भी इसमें शामिल मानी जा सकती है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें केवल ग्रह नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल इसमें ग्रह शामिल हैं। इसमें आकाश गंगाएं या बड़े बड़े धूमकेतु या जितनी भी आकाशीय घटनाएं हैं वो सब इसमें शामिल हैं। उत्पत्ति कैसे होती है, जिसमें आता है बिग बैंग सिद्धांत, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है मेंस में। बिग बैंग सिद्धांत समझते हैं इसको क्या है भाई। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसे महाविस्फोट या बिग बैंग कहा जाता था। महाविस्फोट क्या है, बिग बैंग क्या है? जो उत्पत्ति हुई है उसके होने की प्रक्रिया। यह कोई विस्फोट या किसी स्थान पर नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं स्थान और समय का प्रसार था। विस्फोट का मतलब ऐसे नहीं है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ऐसे कोई उद्गार होता है, वह नहीं है। उस समय संपूर्ण ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु में केंद्रित थी, जो अचानक फैलने लगती है। यह फैलाव आज तक जारी है, यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे यह आज तक भी फैल रहा है। प्रारंभिक क्षणों में तापमान अरबों डिग्री था, परंतु समय के साथ ब्रह्मांड ठंडा हुआ और क्वार्क, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु तथा आगे चलकर तारे और आकाशगंगाएं बनती हैं। इसके बाद आता है ब्रह्मांड की संरचना कैसे होती है, ब्रह्मांड बनता कैसे है। तो ब्रह्मांड का ढांचा अत्यंत विशाल और जटिल है। इसे कई स्तरों में समझा जा सकता है। जैसे सूक्ष्म स्तर पर हम क्या क्या कहेंगे? सूक्ष्म स्तर पर होता है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और उप परमाणविक कण। जो छोटे छोटे चीजें होती हैं ये सूक्ष्म स्तर में आती हैं। मध्य स्तर में क्या आएगा? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, निहारिका है और आकाशगंगाएं जो हैं ये मध्य स्तर में शामिल होती हैं। क्या क्या हो जाएगा? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, निहारिका है और आकाशगंगाएं। बृहद स्तर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? अरबों आकाश गंगाओं का समूह, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। इससे भी बड़े ढांचे जिन्हें सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये चीजें इसमें आती हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे यानी आकाश गंगा मंडल में लगभग 100 अरब तारे हैं, जिनमें से एक तारा हमारा सूर्य माना जाता है। फिर हम बात करते हैं सौर मंडल की, जो ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा होता है। सौर मंडल ब्रह्मांड का अत्यंत सूक्ष्म भाग है। इसमें सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर 8 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून परिक्रमा करते हैं। इनके अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और गैसीय पिंड भी शामिल हैं। ऊर्जा की कह सकते हैं कि जैसे सूर्य है तो सूर्य की ऊर्जा से ही तो सारी चीजें हैं। चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे आपका मानव जीवन हो, चाहे आपका पशु जीवन हो, चाहे खेती हो, सारी चीजें सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। तो सूर्य की ऊर्जा के कारण ही जीवन संभव होता है। परंतु सौर मंडल का आकार ब्रह्मांड की तुलना में एक रेत के कण जितना भी नहीं है। अब हम बात करते हैं आकाश गंगाओं की और उनके महत्व की। तो एक आकाश गंगा तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह होती है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? यह तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह होती है। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में लगभग 2 खरब से अधिक आकाशगंगाएं होने का
अनुमान है। मतलब आप ये समझो कि आकाश गंगाएं भी इतनी ज्यादा हैं जो कि 2 खरब हैं। 2 खरब का अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। इनकी आकृतियां भिन्न होती हैं, सर्पिल है, दीर्घवृत्तीय है, अनियमित इत्यादि। ब्रह्मांड की गहराई में झांकने से हमें अतीत का दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि दूरस्थ प्रकाश हम तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये आकृतियां हैं अलग अलग आकार की हैं। किसी की आकृति एकदम सेम नहीं है, कोई सर्पिलाकार है, कोई कह सकते हैं दीर्घवृत्तीय है, कोई अनियमित है। अनियमित मतलब जिसका कोई आकार नहीं होना। अब हम देखते हैं डार्क मैटर क्या होता है और डार्क एनर्जी क्या होती है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा जो है अदृश्य है। केवल 5% हिस्से को भी पढ़ा गया है, देखा गया है। डार्क मैटर क्या होता है? अदृश्य पदार्थ, यानी यह ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 27% है। यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल से ज्ञात होता है। फिर आता है डार्क एनर्जी यानी अदृश्य ऊर्जा। मैटर मतलब पदार्थ, एनर्जी मतलब ऊर्जा। यह लगभग 68% है और ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव की प्रमुख शक्ति है। केवल 5% ही दृश्य है, जैसे तारे हैं, ग्रह हैं, गैसें हैं, हम मतलब मानव जीवन है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड का विस्तार और भविष्य कैसा हुआ। खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1929 में खोजा कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। दूरस्थ आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। यह प्रमाण था कि बिग बैंग के बाद भी विस्तार जारी है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार यह तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण क्या है? डार्क एनर्जी इसका कारण है। एक शब्द आता है बिग फ्रीज, मतलब ऊर्जा के क्षीण होने से सब कुछ ठंडा और निष्क्रिय हो जाएगा। फिर आता है बिग क्रंच, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ जाएगा। फिर आता है बिग रिप, यानी डार्क एनर्जी की अत्यधिक शक्ति से सब कुछ बिखर जाएगा। इसके बाद अब ये जो 3 कह सकते हैं सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 3 सिद्धांत पर यह काम करता है। फिर आता है ब्रह्मांड और जीवन का संबंध कैसा है। ब्रह्मांड का रहस्य केवल तारों का नहीं बल्कि जीवन की उत्पत्ति का भी है। पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, यह प्रश्न अभी भी शोध का विषय है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी जीवन की संभावना हो सकती है। भाई जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, हो सकता है पृथ्वी जैसी कहीं कोई और ग्रह हो जहाँ पर जीवन हो सकता है कोई 2-3 ग्रह हो जहाँ पर सेम जीवन हो सकता है कहीं और भी कुछ लोग रहते हो, मनुष्य रहते हो, है ना। इसमें एक आता है एक्सो प्लैनेट्स, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की खोज से यह संभावना और बढ़ी है। कुछ ग्रहों पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मिलने के संकेत भी मिले हैं। फिर आता है वैज्ञानिक और उनकी खोजें। मेंस में ये काम आपके आएगा। निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सौरमंडल का सिद्धांत दिया। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से तारों की और ग्रहों का अध्ययन किया। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत ने समय और स्थान के संबंध को नया अर्थ दिया। फिर आता है एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण दिया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और ब्रह्मांड की सीमाओं पर गहन शोध किया। इन वैज्ञानिकों की खोजों से ब्रह्मांड की समझ धीरे धीरे विस्तृत होती गई। अब बात आती है रहस्यमय वस्तुओं की, जैसे ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ये विशाल तारों के ध्वस्त होने से बनते हैं। यानी ब्लैक होल कैसे हैं? गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश इसमें बाहर नहीं निकल पाता है। ये विशाल तारों के ध्वस्त होने से बनने वाली घटनाएं हैं। फिर आप बात आती है न्यूट्रॉन तारे की। अत्यंत सघन और छोटे होते हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य से अधिक परंतु आकार कुछ किलोमीटर तक होता है। इन दोनों खगोलीय पिंडों से हमें ब्रह्मांड की अत्यधिक शक्तियों का ज्ञान मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें भारतीय दृष्टि में ब्रह्मांड क्या है, यानी भारत की जो खुद की एक थ्योरी है इसमें ब्रह्मांड क्या है। तो भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड को अनादि और अनंत बताया गया है। ऋग्वेद में
हिरण्यगर्भ का उल्लेख है, एक स्वर्ण अंड जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है। यह अवधारणा बिग बैंग के विचार से मेल खाती है। आप एक चीज समझिए, जो वेदों में बात कही गई है, जो उपनिषदों में पुराणों में बात कही गई है, वहां पर भी पृथ्वी के बारे में सारी चीजें बताई गई थी और लगभग वो जो बिग बैंग थ्योरी हमारी है उससे मेल खाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म ही सबका कारण है और प्रत्येक जीव उसी का अंश है। पुराणों में अनेक लोकों और कालचक्र का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी ब्रह्मांड के स्वरूप पर गहरी सोच थी। फिर बात आती है आधुनिक अनुसंधान और तकनीक के बारे में। आज वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसी तकनीकों से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नए ग्रहों की खोज, ब्लैक होल की छवियां और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ये सभी इस दिशा में बड़ी उपलब्धियां हैं। भविष्य में स्पेस टूरिज्म, क्वांटम अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतर्ग्रह यात्रा जैसे विषय सामान्य हो सकते हैं। एक सूचना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे हम आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऐसे हम निबंध लिखना सिखाते हैं। यदि आप निबंध में बिल्कुल शून्य स्तर पर हैं तो भी ये क्लास देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आंसर राइटिंग आपकी लगातार चलती है, जीएस के और जो पेपर होते हैं वो भी आपके लगातार चलते हैं। आप पहली बार क्लास देख रहे होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको बराबर मिलती रहें। ब्रह्मांड के बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा पृथ्वी और उसका शारीरिक संबंध। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। यह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। इसका सूर्य के साथ संबंध अत्यंत गहरा और जीवनदायिनी है। सूर्य न केवल पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि उसके चारों ओर पृथ्वी की गति, ऋतुओं का निर्माण, दिन रात की व्यवस्था तथा जलवायु के संतुलन का मूल कारण भी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच यह संतुलित संबंध ही जीवन के अस्तित्व को संभव बनाता है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी हो गई वो 15 करोड़ किलोमीटर तक है। इसके बाद आता है पृथ्वी की स्थिति क्या है और उसकी कक्षा क्या है। पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। इसकी कक्षा अंडाकार है, यानी इसकी जो घूमने की प्रक्रिया है वह भी अंडाकार पथ पर है। इसलिए वर्ष भर सूर्य इसकी धुरी के स्थिर नहीं रहते। देखो, हमेशा सूर्य क्या है, इससे दूरी कम ज्यादा होगी, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी हर स्थिति में सूर्य की दूरी इसके साथ बदलती रहेगी, क्योंकि इसका जो आकार है वह अंडाकार है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और यह हमारे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। उपसौर लगभग 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति जो है 4 जुलाई को आती है हर साल। यह दूरी में छोटा अंतर पृथ्वी के तापमान और जलवायु को प्रभावित करता है। सूर्य से उचित दूरी पर स्थित होने के कारण पृथ्वी पर न तो अत्यधिक गर्मी है, न अत्यधिक ठंड है। यही इसे जीवन योगी ग्रह बनाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य से ऊर्जा का क्या संबंध है। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल और सतह का तापमान, मौसम की प्रक्रिया, जल चक्र और पौधों में प्रकाश संश्लेषण जैसी सभी गतिविधियां इसी ऊर्जा पर निर्भर हैं। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल 1/10वां हिस्सा प्राप्त करती है, फिर भी यही सही हिस्सा संपूर्ण जीवमंडल को सक्रिय रखता है। यदि सूर्य का विकिरण एक दिन भी रुक जाए, पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। मान लेते हैं कोई ऐसा दिन हो जो सूर्य एकदम ढक जाए, तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं रहेगा। यानी चाहे वो कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो मानव जीवन के लिए हो। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण के बारे में। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। घूर्णन से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ये आपसे पूछा गया था कि दिन रात कैसे बनते हैं, तो घूर्णन से दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदित होता है। ये कारण आपको पता चला कि सूरज पूरब में ही क्यों निकलता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है
वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। परिक्रमण से ऋतुओं का निर्माण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। इसका अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण वर्ष के अलग अलग भागों में सूर्य की किरणें अलग कोणों पर पड़ती हैं। इसी झुकाव और गति से गर्मी, सर्दी, वर्षा जैसी ऋतुएं बनती हैं। अब बात आती है सूर्य की किरणें और ताप वितरण के बारे में। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा से निकट भागों में किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिक रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहां ठंड अधिक होती है। पृथ्वी का यह असमान ताप वितरण ही पवनों, महासागरीय धाराओं और वर्षा प्रणालियों को उत्पन्न करता है। सूर्य की स्थिति बदलने से दिन की लंबाई, छाया की दिशा और जलवायु की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसके बाद आता है सौर ऊर्जा का पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पौधे सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, और यही ऊर्जा पशुओं व मनुष्यों तक खाद्य श्रृंखला द्वारा पहुंचाई जाती है। वातावरण में गैसों का असंतुलन, समुद्रों में वाष्पीकरण, वर्षा की प्रक्रिया और मिट्टी की उर्वरता सब ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। यदि पृथ्वी सूर्य से कुछ निकट होती है तो तापमान बढ़ जाता है और जल वाष्पित होकर जीवन समाप्त हो जाता है। यदि थोड़ी दूर होती है तो ठंड से सब कुछ जम जाता है। इस संतुलन को वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जहां जीवन संभव है। ये आपसे पूछा गया था, गोल्डीलॉक्स जोन को विस्तार में बताइए। आगे चलते हैं, सौर विकिरण और जलवायु परिवर्तन कैसे होता है। सूर्य की सक्रियता समय समय पर बदलती रहती है। सूर्य कलंकों की संख्या बढ़ने या घटने से पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है। जब सूर्य की सक्रियता बढ़ती है तो पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि देखी जाती है। आधुनिक युग में मानव क्रियाओं के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भी सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक समय तक फंसी रहती है, जिससे वैश्विक ऊष्मीकरण बढ़ रहा है। यह सौर संबंध और मानव क्रिया दोनों मिलकर पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। पृथ्वी का अच्छी झुकाव और सौर संबंध कैसा है। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री सूर्य से उसके संबंध को अत्यंत रोचक बनाता है। इस झुकाव के कारण ही वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न भागों पर अलग ढंग से पड़ती हैं। जैसे 21 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। फिर आता है 22 दिसंबर, इसको सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यह दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। ये आपको इसमें गोलार्ध याद रखने हैं कि कौन सा दक्षिणी गोलार्ध का है और कौन सा उत्तरी गोलार्ध का है। फिर बात आती है सौर हवाएं और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य से निरंतर आवेशित कण निकलते रहते हैं, जिन्हें सौर पवन कहा जाता है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं और ध्रुवों पर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे अरोरा, उत्तर व दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन सौर कणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है, जिससे जीवों को हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा मिलती है। यह प्राकृतिक ढाल पृथ्वी के जीवन रक्षा करने में सौर संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। फिर बात आती है पृथ्वी सूर्य संबंध और समय की गणना कैसे होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति ही हमारे कैलेंडर महीनों और ऋतुओं का आधार है। एक घूर्णन एक दिन होता है, एक परिक्रमण एक वर्ष बनता है। सूर्य की स्थिति के आधार पर ही प्राचीन काल में समय, कृषि और त्योहारों का निर्धारण होता था। आज भी पंचांग और मौसम की गणना सौर गति पर आधारित होती है। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोग के बारे में। आज मानव ने सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग बढ़ा दिया है। सौर पैनल, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर जैसे उपकरणों के माध्यम से सौर ऊर्जा को बिजली और ताप में परिवर्तित किया जा रहा है। यह ऊर्जा रहित, नवीकरणीय और असीमित है। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने से पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को
बनाए रखा जा सकता है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी और सूर्य का सामंजस्य कैसा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन नाजुक है। यदि पृथ्वी का झुकाव, कक्षा या दूरी में थोड़ा भी बदलाव हो तो जलवायु और जीवन प्रणाली पर गहरा असर पड़ेगा। यह सौर संतुलन अरबों वर्षों से बना हुआ है और इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन निरंतर चल रहा है। सूर्य न केवल ऊर्जा का स्रोत है बल्कि पृथ्वी के समय, तापमान, ऋतुओं, पवनों और वर्षा का नियतकर्ता भी है। तो इस प्रकार हमारा पृथ्वी वाला टॉपिक पूरा होता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी है, पृथ्वी कितने भागों में बटी है, पृथ्वी के कितने हिस्से हैं और किस हिस्से का क्या महत्व है, इसको अब हम पढ़ेंगे। एक बार हम यहाँ पर आंतरिक संरचना समझ लेते हैं, फिर आगे इसको पढ़ेंगे। मान लेते हैं यह हमारा एक खंड है जो ऐसे कटा हुआ है। इसमें मान लेते हैं एक परत हमारी ये है, एक परत हमारी ये है और एक परत हमारी ये है। सबसे अंदर जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं आंतरिक क्रोड। इसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड यानी इनर क्रोड। फिर इसके बाद आता है हमारा बाह्य बाह्य कोर आता है। इसके बाद हमारा आता है ये वाला भाग होता है मेंटल, और जो बाहर की संरचना होती है उसको बोलते हैं भू परपटी। ये मुख्य रूप से इतने भागों में बटी होती है पृथ्वी। अब इस आंतरिक संरचना को हम विस्तार में पढ़ते हैं कि कैसे कहाँ कौन सी चीजें होती हैं और कैसे ये पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यह न केवल जीवन का घर है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत जटिल संरचना रखती है। पृथ्वी का बाहरी रूप जितना शांत दिखता है, उसके भीतर उतना ही गतिशील संसार छिपा है। इसकी आंतरिक रचना कई परतों से बनी है जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग मानी जाती है। जब हम मेंस लिख रहे होंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा ये तर्क संगत भाषा लिखनी रहेगी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की या इसके बारे में परिचय की। तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व गैस और धूल के बादलों से सूर्य और उसके चारों ओर के ग्रह बनते हैं। पृथ्वी के बनने के समय उसमें भारी मात्रा में धातुएं, गैसें और चट्टानें मिश्रित थी। समय के साथ ये परतें अपने घनत्व के अनुसार अलग होती रहती हैं। भारी तत्व नीचे और हल्के तत्व ऊपर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अंतर्वेदन कहते हैं। पृथ्वी की परतों की बात करते हैं तो जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी उनको परिभाषा में देखते हैं कैसे लिखेंगे। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की संरचना को जाना। जब भूकंप आता है तो तरंगें पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती हैं और उनके व्यवहार से यह समझा जा सकता है कि कौन सी परत ठोस है या द्रव। जैसे भूपर्पटी की बात करते हैं तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। इसकी औसत मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग 35 किलोमीटर और महासागरीय भागों में लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः सिलिका यानी एसआई और एल्यूमिनियम यानी एल से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल परत भी कहा जाता है। भूपर्पटी दो प्रकार की होती है। जैसे महाद्वीपीय भूपर्पटी है जो ग्रेनाइटी, मोटी और सिल्क हल्की होती है। महासागरीय जो होती है वो बेसाल्टिक, पतली और भारी होती है। यही परत हमारे सभी स्थल भूभागों और महासागरों का आधार मानी जाती है। इसके बाद मेंटल आता है। मेंटल जो भी हमने पढ़ा था, यह भूपर्पटी के नीचे स्थित होता है। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक यह फैला होता है। इसका ऊपरी भाग एस्थेनोस्फेयर कहलाता है जो अर्ध द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहते हैं। मेंटल का तापमान कितना होता है? 1000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये फ़ारेनहाइट नहीं है। 1000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। यही क्षेत्र पृथ्वी की टेक्टोनिक गतियों का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि इसमें द्रवता होती है जिसमें प्लेटें हिलती डुलती रहती हैं।
टेक्टानिक ये होता है कि जैसे प्लेटें ऊपर नीचे चला करती हैं, चलायमान होती हैं, जब भूकंप वगैरह आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कई बार गति कर जाती हैं और यहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर बात आती है बाह्य कोर की। यह मेंटल के नीचे स्थित है और लगभग 2900 से 5100 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यह द्रव अवस्था में है, जो मुख्यतः Fe और निकेल यानी लोहा और निकेल से मिलकर बना है। तापमान इसका है 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। बाह्य कोर में लोहा निकेल के द्रव प्रवाह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर बात आती है आंतरिक कोर की। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और लगभग 5100 से 6311 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। ये आपको याद रखना है कौन कितनी गहराई तक लगभग फैला है, जब मेंस लिखेंगे तो काम आएगा। जैसे 5100 से 6371। अत्यधिक दाब के कारण यह ठोस अवस्था में रहती है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो सूर्य के सतह के बराबर है। यह भी लोहा और निकेल से बनी है, इसलिए इसे निफे परत कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी के अंदर तापमान और दाब का वितरण किस प्रकार होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, तापमान और दाब दोनों बढ़ते जाते हैं। औसतन हर 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, 32 किलोमीटर नीचे जाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर दाब लगभग 35 लाख गुना अधिक होता है। यही कारण है कि गहराई में चट्टानें ठोस दिखने के बावजूद भी अर्ध या अर्ध द्रव्य अवस्था में रहती हैं। मतलब चट्टानें कितनी भी मोटी हो जाती हैं, कितनी भी भारी होती हैं, लेकिन वो नीचे द्रव अवस्था में ही दिखती हैं। फिर बात आती है पृथ्वी की आंतरिक गतियां और उनका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का सतत संचार होता रहता है। यह ऊर्जा गर्मी और रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से उत्पन्न होती है। इसी कारण ऊर्जा के निम्नलिखित घटनाएं इसमें होती हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, प्लेट विवर्तन की है और पर्वत निर्माण है। ये पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं मानी जाती हैं। भूकंपी तरंगों से जानकारी जो हमें मिलती है वह क्या है। देखिए, दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे पी तरंगें हैं, जिनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में यह गुजर सकती हैं। फिर आती है यस तरंगें, यह केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। जब यस तरंगें कुछ क्षेत्रों से नहीं गुजरती तो वहां द्रव परत की उपस्थिति मानी जाती है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला और पृथ्वी का बाह्य कोर द्रव बताया। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। बाह्य कोर में द्रव लोहा निकल के घूमने से विद्युत धाराएं बनती हैं। इससे पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो हमें सौर पवनों और हानिकारक विकिरणों से बचाता है। यह क्षेत्र समय समय पर दिशा भी बदलता है, जिसे चुंबकीय ध्रुव परिवर्तन कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी की रासायनिक संरचना कैसी है। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन है 46.6% है, सिलिकॉन है 27.7% है, एल्यूमिनियम है जो 8.1% है। फिर आता है लोहा जो कि 5% होता है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये तत्व विभिन्न खनिजों और चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी की परतों को बनाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, कैसे आंतरिक ऊर्जा बनती है। जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे यूरेनियम, थोरियम का विघटन होना, प्रारंभिक निर्माण से बची हुई ऊष्मा, कोर और धातुओं की गति से उत्पन्न ऊर्जा, ज्वार भाटा संबंधी घर्षण। ये ऊर्जा स्रोत पृथ्वी के गतिशील स्वरूप को बनाए रखते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं भूवैज्ञानिक महत्व की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूविज्ञान का आधार है। इससे खनिज संसाधनों की खोज होती है। जो खनिज संसाधन मिलते हैं हमें इसी से ही मिलते हैं। जो पृथ्वी में खनिज संसाधन मिलते हैं, जो चीजें मिलती हैं, तो हमें इससे ही पता चलती है। भूकंप जोखिम क्षेत्रों की पहचान संभव होती है, क्योंकि देखिए अब क्या है, पूर्वानुमान पहले ही लगाया जा सकता है कि कहाँ पर भूकंप आने वाला है, कहाँ की क्या स्थिति है। इसके बाद बात आती है पर्वत, महासागर, ज्वालामुखी और प्लेटों की उत्पत्ति की समझ इसमें होती है। तो इस प्रकार हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, हमने ब्रह्मांड को पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे स्थल मंडल को। पहली बार क्लास देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मेंस की अच्छे से मिलती रहें। निबंध की तैयारी, मेंस की आंसर राइटिंग सारी आप साथ में करते चलिए, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से होती रहे। क्योंकि आपका उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं है, मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू में जाना और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हमारा उद्देश्य होता है। स्थल मंडल क्या है? लिथोस्फेयर जिसको कहते हैं, क्या होता है भाई? पृथ्वी का बाहरी ठोस आवरण जिसे हम अपने पैरों के नीचे महसूस करते हैं, वास्तव में अत्यंत जटिल संरचना का भाग है। यही स्थलमंडल कहलाता है। जहाँ मानव निवास करता है, जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, जहाँ भौतिक घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं, वही क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी की सतह से लेकर मेंटल के ऊपरी भाग तक फैला हुआ ठोस क्षेत्र होता है। स्थलमंडल पृथ्वी की भौतिक आकृतियों, प्लेटों की गतियां, पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं की जड़ होती है। इसे समझना पृथ्वी के भूप्राकृतिक अध्ययन की मूल कुंजी माना जाता है। आगे चलते हैं, स्थलमंडल की परिभाषा क्या होती है? स्थलमंडल शब्द ग्रीक भाषा के लिथोस यानी पत्थर या चट्टान और स्फेरिया यानी गोला से बना हुआ है। अर्थ क्या हो जाता है? चट्टानों से बना गोला, इसका अर्थ हो जाता है। फिर हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, जिसमें भूपर्पटी यानी क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा ठोस भाग शामिल होता है। यह परत लगभग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक मोटी होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में यह और भी मोटी हो सकती है। फिर आता है इसमें स्थल मंडल की संरचना कैसे होती है। संरचना को यदि हम पढ़ते हैं तो दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे भूपर्पटी यानी यह सबसे ऊपरी परत है जो ठोस चट्टान से बनी होती है। फिर ऊपरी मेंटल आता है, यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है, जिसमें कुछ कठोरता होती है। दोनों मिलकर एक ठोस कठोर आवरण बनाते हैं जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। इसके नीचे स्थेनोस्फेयर होती है जो अर्ध द्रव अवस्था में पाई जाती है। यही परत स्थलमंडल को धीरे धीरे हिलने डुलने देती है। यानी स्थलमंडल जो ऊपर धीरे धीरे मूवमेंट करता है वो इसी कारण करता है। इसके बाद बात आती है मोटाई की। तो महाद्वीप भागों के नीचे स्थलमंडल की मोटाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर होती है। महासागरीय भागों के नीचे यह अपेक्षाकृत पतला लगभग 60 से 80 किलोमीटर होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हिमालय में इसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसके बाद बात आती है स्थलमंडल की रासायनिक संरचना की। जैसे ऑक्सीजन है लगभग 46% पाया जाता है, सिलिकॉन है लगभग 28% पाया जाता है, एल्यूमिनियम है लगभग 8% पाया जाता है और लोहा 6% पाया जाता है, जो आपको मेंस में लिखना रहेगा। यह भी पृथ्वी की जब संरचना पढ़ रहे थे तो लगभग वही चीजें इसमें मिलेंगी। अन्य तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें पाई जाती हैं। इन तत्वों से विभिन्न प्रकार की आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, जो स्थलमंडल का आधार होती हैं। फिर बात करते हैं स्थलमंडल की भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे यह कठोर और ठोस परत है, इसकी गति बहुत धीमी है लेकिन लगातार होती रहती है। यह विभिन्न प्लेटों में टूटा हुआ है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं। फिर हम बात करेंगे स्थलमंडलीय प्लेटों के बारे में। स्थलमंडल एक एकल सतह नहीं बल्कि यह लगभग 7 प्रमुख प्लेटों और 20 से अधिक लघु प्लेटों में विभाजित होती है। एकल सतह नहीं है, 7 प्रमुख प्लेटों में और 20 लघु प्लेटों में यह विभाजित हो जाती है। मुख्य प्लेटें कौन सी हैं? जैसे यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है। ये प्लेटें वर्ष भर में कुछ सेंटीमीटर से की गति से चलती हैं। उनकी गति स्थेनोस्फेयर के ऊपर होती है जो अर्ध द्रव अवस्था में होती है। फिर बात करते हैं प्लेटों की परस्पर गतियां क्या हैं।
प्लेटों के आपसी संबंध से पृथ्वी की प्रमुख भौगोलिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं। प्लेटों की 3 प्रकार की प्रमुख सीमाएं होती हैं। जैसे पहले आएगी हमारी विचलन सीमाएं, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। यहाँ नए स्थल का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक पर्वतमाला। इसके बाद आती है सम्मिलन सीमाएं, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और टकराती हैं। इससे पर्वत, ज्वालामुखी और भूकंप बनते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत जो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से बना है। फिर बात आती है परिवर्तन सीमाओं की, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशाओं में सरकती हैं। इससे घर्षण के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए सैन एंड्रियास फाल्ट जो अमेरिका में स्थित है। फिर आते हैं स्थल मंडल और भू आकृतियां। स्थल मंडल की गतियों से पृथ्वी की सतह पर विविध भू प्राकृतिक आकृतियां बनती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, घाटियां हैं, ज्वालामुखी हैं और भूकंप रेखाएं हैं। इन सभी संरचनाओं का निर्माण स्थल मंडल के भीतर होने वाली गतियों के दबाव से जुड़ा है। स्थल मंडल में ऊर्जा और ताप देखते हैं, कैसे है, कितना है, क्या है। स्थल मंडल के नीचे निरंतर ऊष्मा निकलती रहती है। यह ऊष्मा पृथ्वी के निर्माण काल की बची हुई ऊर्जा होती है और रेडियोधर्मी तत्वों यूरेनियम, थोरियम के विघटन से उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा प्लेटों को धीरे धीरे गति देती है। यही ऊर्जा ज्वालामुखी और भूकंप का मूल कारण बनती है। फिर हम बात करते हैं स्थल मंडल का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। यही हमें खनिज संसाधन, रित धातुएं, मिट्टी, पत्थर, ईंधन आदि देता है। भूकंप और पठार जलवायु को प्रभावित करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं मानव जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। इसलिए स्थल मंडल का अध्ययन भूविज्ञान, भूभौतिकी और भू आकृतिक विज्ञान की दृष्टि से बहुत आवश्यक माना जाता है। स्थल मंडल और आस्थेनोस्फेयर का संबंध क्या होता है। आस्थेनोस्फेयर स्थल मंडल के नीचे स्थित है और अर्ध द्रव अवस्था में रहती है। यह स्थल मंडल को गति देती है। अगर स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस छिलका है तो आस्थेनोस्फेयर उसकी चिकनी परत है जो धीरे धीरे उस पर तैरता रहता है। यही परत प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया को संभव बनाती है। फिर बात आती है स्थल मंडल का अध्ययन कैसे किया जाता है। जैसे भूकंपी तरंगों का विश्लेषण, खनिज और चट्टानों का अध्ययन, गुरुत्वीय और चुंबकीय क्षेत्र का मापन, उपग्रह चित्रों और जियोडेटिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सतह के बदलावों का पता लगाना। स्थल मंडल की सीमाएं और परिवर्तन क्या होते हैं। स्थल मंडल स्थायी नहीं है, यह धीरे धीरे बदलता रहता है। प्लेटों की गति से नए भूभाग बनते हैं और पुराने नष्ट होते हैं। महाद्वीपों का धीरे धीरे खिसकना भी स्थल मंडल की गतिशीलता का परिणाम है। लगभग 20 करोड़ वर्ष बाद वर्तमान महाद्वीप एक नए सुपर कॉन्टिनेंट में मिल सकते हैं। फिर स्थल मंडल की भौगोलिक महत्ता देखते हैं। यह पृथ्वी की सतह के निर्माण की आधारशिला है। पर्वत, पठार, मैदान और महासागर सभी स्थल मंडल की देन होते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की स्थिरता बनाए रखता है और जल, वायु, जीवन के लिए आधार प्रदान करता है। एक सूचना देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे हम आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे, ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग चलती है। मेंस के लिए निबंध आपके तैयार कराए जाते हैं। जीएस के और पेपर जो हैं उनको भी बराबर पढ़ाया जाता है, तो आप इन सबको जरूर पढ़ा करिए। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीप। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है महाद्वीप। पृथ्वी का स्थल भाग असमान रूप से फैला हुआ है। यह विशाल भूभागों, समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की लगभग 29% सतह स्थल के रूप में और 71% भाग जल के रूप में पाया जाता है। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा कुछ बड़े भूखंडों में विभाजित है। यही 7 महाद्वीप कहलाते हैं। ये भूखंड पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मानव सभ्यता के विकास के केंद्र रहे हैं।
अब हम बात करते हैं महाद्वीपों की परिभाषा क्या होती है। महाद्वीप पृथ्वी की सतह का वह विशाल निरंतर फैला हुआ स्थल भाग है जो महासागरों से घिरा होता है। यह अपने अलग भू-आकृतिक स्वरूप, जलवायु, जैविक विविधता और मानव सभ्यता के कारण विशिष्ट होता है। प्रत्येक महाद्वीप का निर्माण, स्थिति और संरचना भिन्न होती है, जैसे पृथ्वी की प्लेट विवर्तनिकी से जो प्रभावित होती है। आगे हम बात करते हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे होती है। आज के महाद्वीप हमेशा इसी रूप में नहीं थे। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक भूखंड था, पैंजिया। यह धीरे धीरे टूटकर दो भागों में बंटता है, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया आपका उत्तरी भाग है और गोंडवाना दक्षिणी भाग है। आगे चलकर ये भाग जो हैं विभिन्न दिशाओं में खिसकते गए और आज के 7 महाद्वीप बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। अब बात आती है महाद्वीप कौन कौन से हैं। पृथ्वी के 7 महाद्वीप, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। अब हम इन सबको पढ़ते हैं, महाद्वीपों को पढ़ते हैं, उनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं, क्या क्या उससे संबंधित हमारी परीक्षा में आता है उसको पढ़ते हैं। एशिया है सबसे पहला। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी के कुल स्थल भाग का लगभग 30% हिस्सा घेरता है। यहाँ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर स्थित है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यातजे, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। यह महाद्वीप मानव सभ्यता का जन्म स्थान भी माना जाता है। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, चीन की ह्वांगहो सभ्यता। एशिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। फिर आता है अफ्रीका। हम केवल वही बिंदु इसमें पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। महाद्वीपों की गति किस प्रकार गति करते हैं, आइए समझते हैं। महाद्वीप स्थिर नहीं है, वे पृथ्वी की प्लेटों पर तैरते रहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में? हर महाद्वीप एक स्थल मंडलीय प्लेट का भाग होता है। ये प्लेटें स्टेनोस्फीयर पर धीरे धीरे खिसकती हैं। इसी कारण भूकंप, पर्वत निर्माण और महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो भारत की प्लेट के उत्तर की ओर सरकने से हिमालय पर्वत बनता है और अटलांटिक महासागर के दोनों ओर प्लेटें अलग अलग हो रही हैं, जिससे महासागर चौड़ा हो रहा है या अपने आकार में बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं महाद्वीपों की जलवायु विविधता किस प्रकार होती है। हर महाद्वीप की स्थिति अलग होने से वहां की जलवायु भी अलग अलग होती है। एशिया में शीत, मरुस्थलीय और मानसूनी सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जलवायु, यूरोप में समशीतोष्ण जलवायु, अंटार्कटिक में ध्रुवीय जलवायु और ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय और समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। फिर हम देखते हैं महाद्वीपों की जैव विविधता किस प्रकार होती है। महाद्वीपों की जैव विविधता पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। जैसे अमेजन और अफ्रीका के वर्षावन सबसे समृद्ध जैव क्षेत्रों में गिने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति व जीव जंतु पृथक विकास के कारण अद्वितीय माने जाते हैं। फिर आता है अंटार्कटिका का बर्फीला पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील होता है। मानव सभ्यता और महाद्वीप को यदि हम देखें तो महाद्वीप मानव सभ्यता के विकास के केंद्र रहे हैं। जैसे एशिया सभ्यताओं की जननी है, यूरोप आधुनिकता और विज्ञान का उद्गम स्थल है, अफ्रीका मानव जाति की उत्पत्ति है, अमेरिका आधुनिक तकनीक और औद्योगिक उन्नति का प्रतीक है, ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक विरासत और संरक्षण का उदाहरण माना जाता है। सांस्कृतिक विविधता से पृथ्वी को समृद्ध बनाता है। इसकी गति, रूपांतरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन हमें न केवल पृथ्वी के अतीत की झलक देता है, बल्कि इसके भविष्य की परिवर्तनों की दिशा भी
बताता है। आपका संपूर्ण इतिहास पढ़ाया जा चुका है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। इतिहास में जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको ही पढ़ाया गया है, जो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको निबंध और मेंस की आंसर राइटिंग भी अच्छे से करने को मिलती रहे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? जलमंडल। जलमंडल क्या होता है भाई? जलमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जिसमें पानी पाया जाता है। यह सतह, भूमिगत और वायुमंडलीय जल के सम्मिलित रूप होता है। जलमंडल में महासागर, समुद्र, नदी, झील, जलधाराएं, हिमनद, भूमिगत जल और वर्षा के रूप में जल शामिल है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलमंडल पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग ढकता है। जलमंडल का महत्व क्या है? जल जीवन का मूल तत्व है। सभी जीवों के लिए जल आवश्यक है। जलमंडल वायुमंडल के तापमान और जलवायु को नियंत्रित करता है। समुद्र और नदियां परिवहन और व्यापार का माध्यम हैं। जल संसाधनों से कृषि, उद्योग और घरेलू कार्यों के लिए पानी मिलता है। जलमंडल में उपस्थित जल पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखता है। जलमंडल की संरचना कैसी है? 3 प्रकार कह सकते हैं। महासागर है, समुद्री जल है और ताजे पानी के स्रोत हैं। महासागर क्या होते हैं? पृथ्वी के जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर है। यह बड़ा हिस्सा है। इसमें प्रमुख 5 महासागर शामिल हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। महासागरों में खारा जल पाया जाता है और यह वैश्विक जलवायु और मौसमी परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र क्या होते हैं? महासागरों की तुलना में छोटे आकार के जलाशय होते हैं। उदाहरण के लिए अरब सागर है, कैरिबियन सागर है, भूमध्य सागर है। समुद्रों में भी खारा जल पाया जाता है। फिर आता है ताजा पानी। पृथ्वी पर मौजूद जल का लगभग 3% भाग ही ताजा पानी है। यह झीलों, नदियों, जलधाराओं, भूमिगत जल और हिमनदों में पाया जाता है। ताजा पानी मानव और जीवों के लिए पीने योग्य होता है। फिर हम बात करते हैं जलमंडल के वितरण को लेकर के। महासागर और समुद्र पृथ्वी के 71% क्षेत्र को ये जल से ढकते हैं। नदियां नदियां सतही जल का मुख्य स्रोत हैं। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नील मानी जाती हैं। झीलें ताजे पानी की झीलें हैं जो जल संचयन का मुख्य स्रोत हैं, जैसे क्यूबेक झील है, टाइटिकाका झील है। इसके बाद भूमिगत जल आता है। भूमिगत जल पृथ्वी पर पानी का लगभग 30% हिस्सा बनाता है। यह कुओं, झरनों और भूजल स्तर में संग्रहित होता है। फिर बात आती है हिमनद की। हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद जल का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सतही जल जलमंडल के प्रकार क्या हैं? सतही जल नदियां, झीलें, जलाशय या सीधे मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होती हैं। भूमिगत जल यह जल पृथ्वी की सतह के नीचे होता है और कुओं तथा ट्यूबवेल के माध्यम से उपयोग किया जाता है। अंत में आता है मौसमी वर्षा। मौसमी वर्षा क्या होती है? वर्षा के पानी जो अस्थायी नदियों और तालाबों में संग्रहित होता है। इसके बाद आता है हिमनदी जल। हिमनदों से बहने वाला पानी जो नदियों में मिलकर सिंचाई और पीने के काम आता है। समुद्री जल होता है, इसमें खारापन अधिक होता है। मानव सीधे पीने योग्य नहीं है, परंतु यह नौवहन और मछली पालन के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके बाद आता है जल चक्र। जल चक्र क्या होता है, ये पूछा जाता है कई बार। जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक जलमंडल का जो है जल चक्र ही है। इसमें जल के रूपों में वाष्प, वर्षा, नदियों और भूमिगत जल का सतत परिवहन शामिल होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? सूर्य की गर्मी से महासागर, झील और नदियों का जल वाष्प बनता है। संवहन यानी पौधे भी जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। संवहन और संघनन क्या होता है? वायुमंडल में जल वाष्प बादलों में बदलता है। वर्षा यानी बादलों से वर्षा होती है और सतही बहाव वर्षा का जल नदियों और झीलों में पहुंचता है। फिर आता है भूमिगत जल, यानी वर्षा का कुछ जल जमीन में समाहित होकर भूमिगत जल बनाता है। जलमंडल में खारा और ताजा जल का अनुपात क्या होता है? पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारा जल है
केवल 3% ताजा पानी है, जिसमें अधिकांश हिमनदों और भूमिगत जल के संग्रहित ये होते हैं। नदियां और झीलें ताजे जल का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। जलमंडल पर मानवीय प्रभाव क्या होते हैं? जैसे प्रदूषण है, तो औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक और रासायनिक तत्व जलमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। अतिदोहन यानी भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, नदियों का अत्यधिक उपयोग और झीलों का सूखना। जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। फिर आता है प्लास्टिक और तेल का प्रदूषण। महासागरों और समुद्रों में प्लास्टिक कचरा और तेल फैलाव जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा कर रहा है। फिर आता है जल संरक्षण की बात। वर्षा जल संचयन और जलाशयों का निर्माण, नदी और झीलों के प्रदूषण पर नियंत्रण, भूमिगत जल स्तर बनाए रखना और खारा जल को ताजा जल में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जलाशय महासागर है। एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सबसे अधिक जल धारण करती हैं। भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर समुद्री जीवन और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर हमेशा बढ़ रहा है। तो यह आपका जलमंडल होता है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा महासागरीय धाराएं। जो अब हम पढ़ेंगे वो हमारी रहेंगी ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं। चूंकि महासागर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जितना हम देख रहे हैं जल कहीं न कहीं से महासागरों में ही स्थित है, तो महासागरीय धाराएं समुद्र और महासागर में जल का निरंतर बहाव है। ये जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु, मौसम और समुद्री जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो महासागरीय धाराएं जो हैं मुख्यतः दो प्रकार की मानी जाती हैं। जैसे एक है उष्ण कटिबंधीय सतही धाराएं, ये महासागर की तरह बहती हैं। मुख्य रूप से वायुमंडल की पवन और पृथ्वी के घूर्णन से ये प्रभावित होती हैं। यानी पृथ्वी जिस प्रकार से घूर्णन करेगी, सतही धाराएं उस प्रकार से प्रभावित होती हैं। इसमें हम और एक चीज देखते हैं, सतही धाराओं के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे खाड़ी धारा यानी गल्फ स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं। तो खाड़ी धारा जो होती है, जिसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ये अटलांटिक महासागर में गर्म जल की धारा मानी जाती है। फिर आती है कुंडली धारा, यानी प्रशांत महासागर में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई गर्म धारा जो होती है उसको क्या कहेंगे? कुंडली धारा। फिर आती है हेम्स धारा, अटलांटिक महासागर में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई धारा को क्या कहते हैं? हम्स सागर धारा कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, इसकी जो दिशा होती है वो हमें ज्यादा सही से पता रहनी चाहिए। फिर बात आती है गहन धारा की, यानी गहरी धाराएं जो हैं ये समुद्र की गहराई में बहती हैं। इनके मुख्य कारण क्या है? जल का घनत्व, तापमान और लवणता। इसे थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन भी कहा जाता है। जैसे उत्तरी अटलांटिक का गहरा जल बहाव होना, ये इसका उदाहरण होता है। वायुमंडलीय धाराओं के कारण क्या होते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वायुमंडलीय पवन है, जैसे व्यापारी पवन और पश्चिमी हवाएं सतही धाराओं को गति देती हैं। व्यापारी पवनें वे होती हैं जो कि हमें मदद करती हैं, जैसे नौकायान है या इन चीजों में। पूर्वी यानी पृथ्वी का घूर्णन, धाराओं का दिशा में मोड़ उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होता है। जल का घनत्व और तापमान की बात करें तो ठंडा और घना जल गहराई में बहता है, जबकि गर्म जल सतह पर बहता है। सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सूर्य की गर्मी महासागरों में जल का तापमान बदलती है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती हैं। फिर महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या होते हैं, जैसे जलवायु पर प्रभाव। गर्म धाराएं ठंडे क्षेत्रों को गर्म करती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म जलवायु देती है। ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्रों को ठंडा करती हैं। समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महासागरीय धाराएं पोषक तत्व ले जाती हैं, जिससे मछली पालन बढ़ता है।
नौवहन और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सतही धाराएं समुद्री यात्रा और व्यापार में मदद करती हैं। फिर तटीय मौसम की बात करते हैं तो धाराएं तूफान और चक्रवात की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं अगर देखते हैं तो ये आपकी गर्म धाराएं हो जाती हैं और ये ठंडी हो जाती हैं। ब्राजील है, गर्म है। कुरोशियो है, गर्म है। गल्फ स्ट्रीम है। ठंडी धाराओं में लेब्राडोर है, कैलिफोर्निया है, वेनेजुएला है, ये ठंडी हो जाती हैं। फिर आता है महासागरीय धाराएं पृथ्वी के तापमान को संतुलित करती हैं। थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन को ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। धाराओं के कारण समुद्र के तटों पर जल स्तर और लहरों की तीव्रता प्रभावित होती है। तो ये हमने पढ़ा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा ज्वार भाटा का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम धीरे धीरे पूरे जितने हमारे टॉपिक हैं सबको कवर करते जा रहे हैं। हम सब पूरा जो भूगोल है उसको एक साथ में पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक बार अगर इसको आप देख लेंगे तो दोबारा एक बार रिवीजन के लिए देख लेंगे तो आपको पूरा जितना भी भूगोल का ये स्तर है, ये खंड है, अच्छे से तैयार हो जाएगा। ज्वार और भाटा महासागरीय जल स्तर में नियमित परिवर्तन है। यह मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वार और भाटा समुद्र, नदियों और खाड़ी क्षेत्रों में जल स्तर की उठापटक के रूप में दिखाई देते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया पृथ्वी के जलमंडल और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर ज्वार भाटा की परिभाषा देखते हैं। ज्वार क्या है? जब समुद्र का जल स्तर सामान्य से अधिक ऊंचा हो जाता है। भाटा क्या है? जब समुद्र का जल स्तर सामान्य से कम हो जाता है। ऊंचा होगा तो ज्वार आएगा और नीचा होगा तो उसको हम भाटा की परिभाषा कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के महासागर पर खिंचाव पैदा करती है। यह खिंचाव समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देता है और ज्वार उत्पन्न करता है। सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी ज्वार को प्रभावित करती है, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के मुकाबले कम होती है। पृथ्वी का घूर्णन देखते हैं तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति ज्वार और भाटा की आवृत्ति को निर्धारित करती है। समुद्र की आकार और स्थलाकृति देखते हैं। खाड़ी द्वीप और तटीय ढलान ज्वार और भाटा की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। प्रकार क्या होते हैं? एक होता है सामान्य ज्वार, दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 भाटा होते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के अधिकांश हिस्सों में ये पाए जाते हैं। फिर आता है एकल ज्वार, दिन में केवल 1 उच्च ज्वार और 1 भाटा होता है, जैसे कुछ खाड़ी और समुद्री क्षेत्र में। फिर आता है मिश्रित ज्वार, दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा होते हैं, लेकिन ऊंचाई इनकी अलग अलग रहती है। इस स्थिति में क्या होगा? मिश्रित ज्वार कहा जाएगा। उदाहरण क्या है? प्रशांत महासागर के कुछ तटीय क्षेत्रों में यह दिखते हैं। विशेष प्रकार के जो होते हैं जैसे स्प्रिंग टाइड है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध में इसमें होते हैं, तो आपका स्प्रिंग टाइड दिखता है। ज्वार अत्यधिक ऊंचा और भाटा अत्यधिक नीचा होता है। यह कब होगा? पूर्णिमा और अमावस्या के समय यह होता है। फिर आता है न्यूब टाइप, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये स्थितियां होती हैं। ज्वार और भाटा में अंतर कम होता है। यह प्रक्रम और अंतिम क्वार्टर चंद्रमा में होता है। फिर ज्वार और भाटा के प्रभाव क्या होंगे? जैसे समुद्री जीवन है, ज्वार और भाटा समुद्री जीवों की आवास और भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। फिर तटीय और दलदली क्षेत्रों में जीव जंतु ज्वार भाटा के अनुसार सक्रिय होते हैं। मानव गतिविधियों पर देखते हैं तो मछली पकड़ने, समुद्री परिवहन और बंदरगाह संचालन ज्वार और भाटा पर निर्भर करते हैं। ज्वार के समय जहाज आसानी से बंदरगाह में प्रवेश कर सकते हैं। तटीय क्षेत्र में ज्वार और भाटा तटीय क्षरण और समुद्री किनारों के आकार को प्रभावित करते हैं। समुद्र की लहरों और ज्वारीय शक्ति से तट संरचना बदलती रहती है। ऊर्जा उत्पादन कैसे होगा? ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। यह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। फिर ज्वार और भाटा का वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? ज्वार और भाटा की भविष्यवाणी समुद्री विज्ञान और मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण होती है। यह समुद्री नेविगेशन, तटीय निर्माण और आपदा प्रबंधन में मदद करता है।
आधुनिक तकनीक जैसे सैटेलाइट डाटा और कंप्यूटर मॉडल ज्वार और भाटा की गणना में उपयोग किए जाते हैं। विशेष तथ्य अगर हम देखें तो पृथ्वी पर अधिकांश महासागर और ज्वार भाटा की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। कुछ खाड़ी और बंदरगाह विशेष रूप से ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त हैं। स्प्रिंग टाइड और न्यूब टाइड के समय समुद्र का दृश्य विशेष रूप से बदल जाता है। तो इस प्रकार हमने ज्वार और भाटा क्यों होते हैं, क्या इनकी परिस्थितियां हैं, उसको हमने देखा। अब हमारा इसमें जो अगला टॉपिक है वह है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों का आवरण है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वायुमंडल का मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरण से बचाना, जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करना और जलवायु और मौसम को नियंत्रित करना। वायुमंडल का महत्व क्या होता है? इस आवरण का, यानी जो आवरण बना हुआ है यही तो वायुमंडल है, इसका महत्व क्या होता है? पहला है, देखिए, जीवन के लिए आवश्यक गैसें। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। फिर आता है बात जलवायु और मौसम नियंत्रक की। वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचाता है और तापमान को संतुलित करता है। प्राकृतिक सुरक्षा की बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी को उल्कापिंड, अंतरिक्ष विकिरण और हानिकारक सूर्य किरणों से बचाता है। जल चक्र में योगदान देखते हैं तो वायुमंडल वर्षा, बर्फ और बादलों के रूप में जल चक्र को संचालित करता है। यानी जो भी हमारी भौतिक घटनाएं हम देखते हैं या होती हैं वो लगभग इसी क्षेत्र में होती हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। वायुमंडल की संरचना कैसे है, कैसे ये परतों में बटा हुआ है, कैसे ये बना हुआ है, इसकी अब हम बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहली परत आती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल। हिंदी में इसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं तो यह पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। सभी मौसमी घटनाएं जो आप देखते हैं यही होती है और यह तापमान की ऊंचाई के साथ घटता है। कि आपके प्रीलिम्स का फैक्ट यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल यह 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। ओजोन परत इसी में स्थित होती है। यहाँ तापमान ऊपर की ओर बढ़ता है। वाणिज्यिक विमानों की उड़ान मुख्यतः इसी परत में होती है। यानी जो हम हवाई जहाज देखते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, वो हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं। और यही आपसे पूछा गया था कि हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा मध्यमंडल, जिसको हम बोलते हैं मीसोस्फेयर। ये हम ऐसे इसलिए भी लिखते हैं कि आपकी परीक्षा में कई बार यही चीज बोल दी जाती है। इसकी ऊंचाई रहती है 50 से 85 किलोमीटर तक। यह तापमान पुनः घटता है, यहाँ पर तापमान गिरने लगता है और उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते समय जल जाते हैं। फिर अगला आता है थर्मोस्फेयर, यानी जिसको हम बोलते हैं तापमंडल या फिर आयन मंडल। आयन मंडल है ना, 85 से 400 या 600 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी रहती है। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हवा की सघनता बहुत कम होती है और ध्रुवीय प्रकाश जो है इसी परत में उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। कौन सा आता है? बहिर्मंडल। तो इसमें क्या है, 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई, कई बार हम इसको 400 से भी नापते हैं, 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई जो है यहाँ रहती है। यह वायुमंडल की बाहरी परत है। यहाँ गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। फिर वायुमंडल में गैसों का अनुपात क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन है 21% है, आर्गन कितनी है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और अन्य गैसें क्या हैं 0.03%। ये कंपोजिशन आपको याद रखना है, अगर मेंस में पूछा जाएगा तो आपको वहां लिखना रहेगा। इसके बाद आता है वायुमंडलीय दबाव। पृथ्वी की सतह पर औसतन 1013 HPa यानी हेक्टोपास्कल होता है। ऊंचाई बढ़ने पर दबाव घटता रहता है। यह दबाव मौसम और हवा की प्रवाह को प्रभावित करता है।
फिर आते हैं वायुमंडल के घटक और उनके प्रभाव, जैसे जलवाष्प, वर्षा है, हिम है, बादल है और तूफानों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आते हैं ओजोन परत, यानी पराबैंगनी किरणों से जीवन की यह सुरक्षा करती है। फिर धूल और प्रदूषण की बात आती है। मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समस्याएं ये पैदा करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान यह करता है। वायुमंडल की प्रक्रिया क्या है? जैसे वायुमंडलीय चक्र है। सबसे पहले पृथ्वी पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव में अंतर से हवाएं बनती हैं। व्यापारी पवन, पश्चिमी हवाएं और पोलर ईस्टर्ली इसी के परिणाम होते हैं। फिर आता है मौसम और जलवायु। वायुमंडल तापमान, वर्षा और हवाओं को नियंत्रित करता है। उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ध्रुवीय जलवायु वायुमंडल की स्थिति पर निर्भर है। यानी वायुमंडल की स्थितियां जो हैं इसी प्रकार से बदलती बनती हैं। फिर आता है ग्रीन हाउस प्रभाव की बात। तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती हैं। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को गर्म रखता है, लेकिन अत्यधिक उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। प्रदूषण और परतों का प्रभाव क्या होता है? वायुमंडलीय प्रदूषण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा और धुंध उत्पन्न होती है। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वायुमंडल की स्थिति कृषि, जलवायु, स्वास्थ्य और परिवहन को प्रभावित करेगी। तूफान, चक्रवात, बर्फबारी और वर्षा वायुमंडलीय प्रभावों के कारण होती है। वायुमंडलीय चेतावनी और मौसम पूर्वानुमान मानव जीवन की सुरक्षा में मदद करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को अंतरिक्ष के चरम तापमान और विकिरण से बचाता है। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता वायुमंडल की स्थिरता पर निर्भर करती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है भूकंप, जो कि हमारे निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे भूगोल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक और तीव्र गति से धरती का हिलना या कंपन है। यह कंपन मुख्यतः पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों की गति और उनके आपसी संघर्ष के कारण होता है। भूकंप प्राकृतिक आपदा का एक प्रमुख रूप है, जो मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक संसाधनों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। भूकंप के कारण क्या होते हैं? जैसे भूपटल प्लेटों की गति। पृथ्वी की सतह पर कई विशाल प्लेटें रहती हैं। ये प्लेटें लगातार धीमी गति से गति करती हैं। प्लेटों के आपसी टकराव, खिसकाव और दूर होना ये भूकंप के कारण बनते हैं। मान लेते हैं ये प्लेटें आपस में रगड़ रही हैं या एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इन सब स्थितियों में क्या होगा? थोड़ी एक डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी, वही भूकंप बन जाता है। फिर भूकंपीय रेखाएं क्या होती हैं? प्लेटों के किनारे पर दरारें होती हैं, जिन्हें दोष रेखा कहते हैं। जब प्लेटों के तनाव का स्तर अधिक हो जाता है तो अचानक ऊर्जा का मुक्त होना कंपन उत्पन्न करता है। भूकंप के मानवजनित कारण भी होते हैं, जैसे अत्यंत खनन है, जलाशय निर्माण है, भूजल का अत्यधिक दोहन भी भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं। भूमिगत परमाणु विस्फोट भी भूकंप जैसी हलचल पैदा कर सकते हैं। भूकंप के भाग देखते हैं। जैसे पहला है केंद्र। यह वह स्थान होता है जहां भूकंप की ऊर्जा सबसे पहले उत्पन्न होती है। यह पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर नीचे होता है। फिर केंद्र बिंदु, ये छोटी छोटी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। यह सतह पर वह स्थान है जो भूकस के ठीक ऊपर स्थित होता है। आमतौर पर सबसे अधिक नुकसान केंद्र बिंदु के आसपास होता है। भूकंप की तरंगें क्या होती हैं? सेस्मिक वेव्स जिनको कहते हैं, भूकंप के कंपन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी में फैलते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जाता है। जैसे आंतरिक व प्राथमिक तरंगे कौन सी होंगी? पी तरंगे। ये क्या है? सबसे तेज गति वाली तरंगे होती हैं। यह ठोस, द्रव और गैस में फैल सकती हैं। कंपन को आगे पीछे दिशा में उत्पन्न करती हैं। फिर बात आती है यस तरंगों की। पी तरंगों से धीमी गति से चलती हैं, केवल ठोस माध्यम से ये गुजर सकती हैं। कंपन को ऊपर नीचे और पार्श्व दिशा में उत्पन्न करती हैं। इसके बाद सरफेस वेव्स यानी सतही तरंगें आती हैं। यह पृथ्वी की सतह के साथ चलती हैं। सबसे अधिक नुकसानकारी यही होती हैं।
दो प्रकार की होती हैं, एक इसको बोलते हैं लव वेव्स यानी पार्श्व दिशा में कंपन पैदा करती हैं। फिर आता है रेलिंग वेव यानी लहर जैसी कंपन यानी गति उत्पन्न करती हैं। भूकंप को मापते कैसे हैं? रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यह विकसित किया गया है। प्रत्येक अंक 10 गुना ऊर्जा में अंतर दर्शाता है। मर्केली पैमाना कैसा होता है? भूकंप के प्रभाव और नुकसान के आधार पर मापा जाता है। इसमें भूकंप की मानवीय और भौतिक क्षति को रेट किया जाता है। प्रकार कैसे हैं? जैसे टेक्टोनिक भूकंप, जब क्या हो, प्लेटों की गति और तनाव के कारण उत्पन्न हो। सबसे सामान्य और शक्तिशाली प्रकार यही होता है। ज्वालामुखी भूकंप क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट और मैग्मा के दबाव के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनिक और मानव जनित भूकंप यानी खनन, जलाशय निर्माण, तेल या गैस निष्कर्षण के कारण यह उत्पन्न होता है। फिर आता है भूकंप के प्रभाव क्या हैं? जैसे भौतिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव में क्या होता है? भवनों और पुलों का ध्वस्त होना, सड़कों और रेल मार्गों का टूटना, नदियों और समुद्र तटों का बदल जाना। मानवीय प्रभाव क्या होंगे? बड़ी संख्या में हताहत और लोग घायल हो जाते हैं, यानी मानव का फिर इसमें क्या होता है? लोग बेघर हो जाते हैं और आपातकालीन सहायता की आवश्यकता होती है। देखो, कई बार आपने सुना होगा कि भूकंप आता है तो कितना कितना नुकसान होता है। जन धान हानि, खेती किसानी वो डिस्टर्ब, पर्यावरण वो डिस्टर्ब। यानी आप देखो, जो तटीय क्षेत्रों में भूकंप आते हैं कितना कितना सैलाब लाते हैं। प्राकृतिक प्रभाव क्या है? जैसे भूस्खलन है, ज्वारीय लहरें हैं और नदी नाले का मार्ग बदलना है। फिर भूमि की दरारें और गड्ढे बनना, ये चीजें भी इसमें आती हैं प्राकृतिक प्रभावों में। फिर भूकंप के जोखिम क्षेत्रों की बात करते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश भूकंप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होते हैं। यानी कहाँ पर होते हैं? रिंग ऑफ फायर जो जोन बनाया गया है उसमें। भारत में उत्तर पश्चिमी हिमालय, पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड सिक्किम क्षेत्र में उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं। अन्य क्षेत्र क्या है? जैसे जापान है, इंडोनेशिया है और कैलिफोर्निया, इसमें बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है। फिर भूकंप सुरक्षा और तैयारी की बात करते हैं तो भूकंप प्रतिरोधी निर्माण यानी भवनों को लोचदार और मजबूत बनाना, आपातकालीन योजना यानी भूकंप के समय सुरक्षित स्थान और बचाव मार्ग तय करना, अवधान क्या है और चेतावनी यानी सिस्मोग्राफ और चेतावनी अलार्म का उपयोग करना, ये भी बचाव के लिए होता है। जन शिक्षा यानी लोगों को भूकंप के समय सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूक करना। भूकंप से उत्पन्न ज्वारीय लहरों को सुनामी कहते हैं। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि सुनामी आ गया, बहुत ज्यादा सुनामी आ गया। तो सुनामी क्या है? ये जो ज्वारीय लहरें होती हैं भूकंप से उत्पन्न होती हैं, इनको कहते हैं। रिक्टर पैमाने पर 7 और उससे ऊपर के भूकंप बहुत ही गंभीर नुकसान कर सकते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक तकनीक से भूकंप की तीव्रता और समय का अनुमान लगाने में मदद मिलती है, लेकिन पूरी तरह से यह भविष्यवाणी नहीं है। चलिए, भूकंप के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है ज्वालामुखी। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। निबंध भी पढ़ते रहिए और मेंस के जो नॉर्म वैसी क्लास अपनी चलती है GS1 GS2 वाली, उसको भी देखते रहिए। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थल होता है जहां से पृथ्वी के भीतर का मैग्मा, गैसें और राख बाहर निकलती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया भूगर्भीय गतिविधियों का प्रमाण है। ज्वालामुखी पृथ्वी की प्लेटों की गति और आंतरिक गर्मी से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? पृथ्वी की गति और आंतरिक जो उद्गार होता है उससे। फिर इसमें देखते हैं ज्वालामुखी का महत्व क्या होता है। जैसे भूगर्भीय अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्लेट गतियों को समझने में मदद मिलती है। मिट्टी की उर्वरता यानी ज्वालामुखी राख से मिट्टी उपजाऊ बनती है। ऊर्जा स्रोत, जियोथर्मल ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी जियोथर्मल ऊर्जा जो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं यहाँ से निकलते हैं। नए भूभाग का इसमें निर्माण भी हमें देखने को मिलता है, जैसे समुद्र और भूमि की नई संरचनाएं बनती हैं। फिर इसमें हम देखते हैं ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं। भूपटल प्लेटों की गति, प्लेटों के टकराने, खिसकने या अलग होने के कारण मैग्मा सतह की ओर जाता है। फिर भूगर्भीय दबाव यानी पृथ्वी के भीतर गर्म मैग्मा का दबाव सतह की ओर बढ़ता है।
दरार और दोष रेखाएं यानी ये रास्ते मैग्मा को बाहर आने का मार्ग देते हैं। जैसे कोई भी मैग्मा है तो एकदम उद्गार के साथ बाहर आता है, ऐसे आता है ना, तो वो भी एक नया रास्ता बनता है। ज्वालामुखी की संरचना कैसे होती है? मैग्मा चैम्बर यानी पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहां पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ संग्रहित होता है, इसको क्या कहेंगे? मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं जब आप मेंस में लिख रहे होंगे वहां काम आ जाएंगी। वेंट यानी सतह तक पहुंचने का मार्ग जहां से मैग्मा, गैस और राख निकलते हैं। फिर आता है क्रेटर, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित गड्ढा जहां विस्फोट होते हैं। फिर कान एक आता है जिसको हम ढाल कहते हैं। तो ज्वालामुखी के चारों ओर राख और लावा जमा होकर पर्वत जैसी संरचना बना लेते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। शील्ड वोल्केनो, इसमें क्या है? धीरे धीरे फैलने वाला लावा होता है, आकार में चौड़ा और ढाल जैसा होगा। उदाहरण के लिए क्या रहता है? हवाई द्वीप का माउना लाओ ज्वालामुखी। फिर कंपोजिट कौन सा है? लावा और रात की परतों से बना होता है, विस्फोटक और खतरनाक होता है। माउंट फूजी और जापान का ये ज्वालामुखी है। कूप वोल्केनो यानी सेंटर कोन जिसको कहते हैं, छोटे आकार के होते हैं, अक्सर राख और लावा के शार्ट विस्फोट से बनते हैं। माउंट पेलियो इसका उदाहरण है। लावा डोम क्या है? अत्यधिक चिपचिपा लावा जो धीरे धीरे बाहर निकलता है। विस्फोटक गतिविधि कम लेकिन घातक हो सकती है। इसके बाद आता है ज्वालामुखी के प्रभाव क्या होते हैं, जैसे भौतिक और पर्यावरणीय प्रभाव। देखो ये टॉपिक आपको मदद करेगा जब आप लिख रहे होंगे मेंस का उत्तर, या निबंध लिखेंगे तो निबंध भी ज्वालामुखी पर कई बार पूछ लिया जाता है आपदाओं से संबंधित। तो राख और से भूमि, लावा है, राख से भूमि, जंगल और गांव तबाह हो सकते हैं। ज्वालामुखी राख से वायुमंडल प्रदूषित होता है। भूकंपी गतिविधि और सुनामी जो है उत्पन्न हो सकते हैं। वो तो हो गए उसके नकारात्मक प्रभाव। अब हम देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव को। ज्वालामुखी राख से मिट्टी उपजाऊ बनती है। प्राकृतिक गर्म पानी से थर्मोज्यूल ऊर्जा प्राप्त होती है। नए द्वीप और भूभाग का निर्माण होता है। फिर आता है समुद्री और वायुमंडलीय प्रभाव, यानी समुद्र पर और वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट सुनामी का कारण बन सकते हैं। वायुमंडल में राख फैलने से सूर्य की किरणों को रोककर तापमान घट सकता है ना। फिर इसके बाद आता है ज्वालामुखी की गतिविधि के स्तर क्या होते हैं, यानी किस स्तर की गतिविधि वहां होती है। पहले सक्रिय ज्वालामुखी, हाल ही में विस्फोट हो चुका है या लगातार गतिविधि दिखा रहा हो, उसको क्या कहेंगे? सक्रिय, यानी जो कभी भी एक्टिव हो सकता है। फिर आता है सूखा या निष्क्रिय, यानी लंबे समय से जहां विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विस्फोट हो सकता है। इसके बाद आता है मृत ज्वालामुखी, बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ और अब सक्रिय होने की भी संभावना इसको नहीं है। फिर आता है प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के चारों ओर यह फैला हुआ क्षेत्र होता है। जैसे जापान है, इंडोनेशिया है, अमेरिका के पश्चिमी घाट इसमें शामिल हैं, पश्चिमी तट इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है इटली और भूमध्य सागर क्षेत्र, माउंट विसेवियस और माउंट एटना जो है इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है हवाई द्वीप और आइसलैंड, यानी हवाई द्वीप के माउना लोआ और माउना की इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है ज्वालामुखी के पूर्वानुमान और सुरक्षा, कैसे पूर्वानुमान इसका लगाया जा सकता है। जैसे सिस्मोग्राफ और ज्वालामुखी गैस की निगरानी से, मैग्मा का दबाव और गैस उत्सर्जन का अध्ययन करके, आपातकालीन योजना मतलब आसपास के गांवों और शहरों में सुरक्षा और बचाव के मार्ग बनाकर। फिर आता है जन जागरूकता, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के समय सुरक्षित स्थानों और व्यवहार की जानकारी दे करके। ज्वालामुखी विस्फोट कभी कभी वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। 1815 का टम्बोरा विस्फोट साल बिना गर्मी के कारण बना था, यानी ईयर विदाउट ए समर। इसके बाद आता है ज्वालामुखी और भूकंप अक्सर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी ज्वालामुखी से भूकंप आने के चांस रहते हैं और भूकंप से ज्वालामुखी कई बार एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब हम आते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों पर जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।
जनजातियां उन सामाजिक समूहों को कहते हैं जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली होती है। ये प्राचीन समय से विभिन्न क्षेत्रों में बसते हुए आए हैं और आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। विश्व में विभिन्न महाद्वीपों में जनजातियां बसती हैं जो भौगोलिक, पर्यावरणीय और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई हैं। फिर आता है विश्व की प्रमुख जनजातियां, जैसे अपाचे, एक है अमेरिका की जनजाति बात करते हैं तो अपाचे अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में शिकार और घुड़सवारी पर निर्भर रहती है। स्वतंत्र और युद्ध कुशल समाज मिलता है यहाँ से। फिर आता है नवाजो, अमेरिका के अरिजोना और न्यू मैक्सिको में पाई जाती है। ऊनी कंबल और जूते बनाने के काम में यह लोग माहिर होते हैं। फिर पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं। फिर एक आती है सियू, यानी अमेरिका के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। बैफलो शिकार और घुमंतू जीवन शैली ये अपनाते हैं। फिर आती है अफ्रीका की जनजातियां, यानी मसाई जिसको कहते हैं। ये गोपालक होते हैं, चरवाहा जीवन शैली बिताते हैं। इसके बाद आते हैं लाल परिधान पहनते हैं और लंबे जो है झाड़ू टाइप के ये श्रृंगार करते हैं। लड़ाई और साहस में ये लोग माहिर होते हैं, यानी इसको हम लड़ाका भी कहते हैं। फिर आते हैं बसमा, ये क्या है? अत्यंत प्राचीन जनजाति होती है बसमा। शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन जीते हैं। गुफा चित्रकला और लोक कहानियों पर ये निर्भर रहते हैं। फिर आता है जुलू, यानी कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। ऐतिहासिक योद्धा परंपरा के ये माने जाते हैं। अब देखो अमेरिका में लगता था क्या कि जनजातियां रहती होंगी, मतलब वैसे किसी दूर से पूछो तो नहीं मानेगा कि वहाँ जनजातियां भी रहती होंगी, लेकिन ये चीजें हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एशिया की जनजातियां कौन कौन सी हैं। इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है और वही बिंदु पढ़ेंगे जो परीक्षा में घूम घूम के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। बोरो सबसे पहली आती है, तो कृषि और मछली पालन पर आधारित जीवन है इनका। विशेष लोकगीत और नृत्य करते हैं। फिर गोरखा आते हैं जो नेपाल के हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहादुरी और सैनिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध होते हैं। फिर आती है तिब्बती, ऊंची चोटियों में कृषि और पशुपालन करने वाली यह जनजाति होती है। बौद्ध धर्म और धार्मिक रीति रिवाज को बेहतर तरीके से मानती है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां, जैसे डिंगोरी, ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। शिकार है, मछली पकड़ना है, संग्रह का काम ये लोग करते हैं। रॉक आर्ट और मौखिक परंपरा में ये है माहिर होते हैं। फिर आता है परमबुका, प्राकृतिक संसाधनों पर यह निर्भर होती है। संस्कृत में जंगल और जल का महत्व होता है। फिर आती है उत्तर अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भाग की जनजातियां। इंकास, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और निर्माण करते हैं। कोलंबस के पहले अमेरिका के विशाल साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। फिर अजेक्ट्स आती है जो कि कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रवीण होती है। चॉकलेट, मक्का और मंदिरों के निर्माण में ये लोग माहिर होते हैं। फिर माया आती है केंद्रीय अमेरिका में। गणित और खगोल विज्ञान में प्राचीन ज्ञान इनको रहता है। पिरामिड और मंदिरों के निर्माण में ये लोग माहिर होते हैं। फिर आती है यूरोप की जनजातियां, जैसे सामी, आर्कटिक क्षेत्रों में रेंडियर चराना इनका काम है। पारंपरिक वस्त्र और शिकार करना इनका व्यवसाय रहता है। रोमा जो है घुमंतू जीवन शैली बिताते हैं। संगीत और नृत्य पर आधारित संस्कृति इनकी रहती है। अधिकांश जनजातियां जो है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। भाषा, संगीत, नृत्य और रीति रिवाज उनकी सांस्कृतिक पहचान होती है। आधुनिक समाज के संपर्क और औद्योगिकीकरण से कई जनजातियां खतरे में हैं। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को और आईएलओ जनजातियों के अधिकारों और संरक्षण के लिए ये काम करते हैं। विश्व की जनजातियों की विशेषताएं क्या हैं? भूगोल के अनुसार अनुकूलन, यानी पर्वत, जंगल, मैदान, रेगिस्तान और समुद्री क्षेत्रों के अनुसार इनकी जीवन शैली होती है। भाषा और संस्कृति, यानी अपनी अनूठी भाषा, लोक कथा, गीत और परंपरा के अनुसार इनका जीवन होता है। आर्थिक जीवन जैसे शिकार है, मछली पकड़ना है, कृषि है, चरवाहा है या हस्तशिल्प, इनका आर्थिक जीवन रहता है। धार्मिक और सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो प्राचीन विश्वास, पूजा और सामाजिक संगठन में ये लोग सहभागी रहते हैं। फिर बात आती है आधुनिक जीवन शैली, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से जनजातियां संकट में हैं। भूमि अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
संरक्षण के लिए सांस्कृतिक शिक्षा, भाषा संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा जरूरी है। जैसे आपका ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग चलती है और निबंध के लिए अलग से कक्षाएं चलती हैं। उसमें अब तक 260 से ज़्यादा निबंध पढ़ाए गए हैं। आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को, जिससे आपको चीज़ें मिलती रहें। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन, जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। विश्व में कृषि मानव जीवन का मूल आधार है। विभिन्न देशों में जलवायु, मिट्टी, तकनीक और परंपरा के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। फसल उत्पादन की जानकारी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। जैसे पहली है धान। दुनिया की सबसे मुख्य खाद्य फसल है। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। देश कौन है? चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। इन देशों में उगाई जाती है। चीन और भारत मिलकर विश्व के आधे से अधिक धान का उत्पादन करते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में भली भांति उगता है। फिर अगला आता है गेहूं। प्रमुख अनाज है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फसल है। उगाने के क्षेत्र हैं समशीतोष्ण क्षेत्र और ठंडे पठारी इलाकों में यह उगाया जाता है। देश की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जैसे चीन है, भारत है, रूस है, अमेरिका है और फ्रांस है। यह गेहूं उत्पादक देशों में जाने जाते हैं। गेहूं से ब्रेड, पास्ता और अन्य अनाज भी उत्पाद बनाए जाते हैं। रूस और अमेरिका उच्च उत्पादन वाले देशों में शामिल हैं। फिर आता है मक्का। यह भोजन, पशुचारा और उद्योग में उपयोग किया जाता है। उगाने के क्षेत्र कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय से समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह उगाई जाती है। उत्पादक देश कौन से हैं? अमेरिका जैसे विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इन देशों में यह उगाया जाता है। विशेष तथ्य क्या है? अमेरिका में बड़े पैमाने पर मक्का का उत्पादन होता है। पशु चारे और तेल उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है सोयाबीन की। सोयाबीन भी हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। महत्व क्या है? प्रोटीन स्रोत और तेल फसल इसका महत्व है। उगाने के क्षेत्र हैं समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह उगाई जाती है। देश कौन कौन से हो जाएंगे? अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, भारत है और चीन है। इन देशों में यह प्रमुख रूप से उगाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सोया से तेल है और तोफू या और उत्पाद बनते हैं। अमेरिका और ब्राजील विश्व के मुख्य निर्यातक देशों में शामिल हैं। फिर आता है ज्वार और बाजरा। सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों की प्रमुख फसल है यह। उत्पादक देशों में आते हैं भारत है, चीन है, नाइजीरिया है, माली है, सूडान है। ये देश जो है इसमें शामिल होते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह उग जाता है और पोषण में उच्च, ग्लूटेन फ्री अनाज यह देता है। फिर गेहूं का दलहन, यानी दलहन जिसको कहते हैं हम, पल्सेस, प्रोटीन का स्रोत है। देश कौन कौन से हो जाएंगे? भारत है, कनाडा है, नाइजीरिया है, ब्राजील है, म्यांमार है। तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक माना जाता है। दलहन मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। देखो आपसे इसमें कैसे पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है किन देशों में हो रहा है, एक तो ये सवाल आपसे यहाँ बन सकता है, या तो बन सकता है कौन सा प्रमुख है, कौन सा आयातक है, कौन सा निर्यातक है, ये पूछा जा सकता है, या जो भी फसल है उससे क्या लाभ होता है या उससे क्या उप उत्पाद उसके बनते हैं, यह पूछा जा सकता है। फिर बात आती है चीनी की फसल, यानी गन्ना जिसको कहते हैं। चीनी और जैव ईंधन का प्रमुख स्रोत है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह उगाया जाता है। जब हम भारत की फसलें पढ़ेंगे वहां हम इनको विस्तार से एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि वह भी हमारी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्पादक देश कौन से हैं? ब्राजील है, भारत है, चीन है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है। ये देश इसमें उत्पादक हो जाते हैं। देखो क्या है, ये वैसे तो ये पूरा जो भूगोल है आपका स्टैटिक है, लेकिन कई बार कोई देश प्रथम होता है, कोई बार कोई देश प्रथम होता है, तो ये डाटा थोड़ा बदला करता है। तो इसको आप जब भी क्लास देखें उस हिसाब के हिसाब से इसको देख लें, जो चीज़ें बदलने की हैं। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख चीनी उत्पादन राज्य है। कॉफी की बात करते हैं।
तो पेय और आर्थिक फसल इसको माना जाता है। उष्णकटिबंधीय और पहाड़ी क्षेत्रों में यह उगाई जाती है। उत्पादक देश क्या है? ब्राजील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है और इथोपिया इसके लिए उत्पादक देश माने जाते हैं। विशेष चीज देखते हैं तो ब्राजील विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो है माना जाता है। फिर आता है चाय। पेय और निर्यात उत्पाद हैं ये। उपोष्ण कटिबंधीय और पहाड़ी क्षेत्र उगाने के इसके माने जाते हैं। देश कौन से हो जाएंगे? चीन है, भारत है, केन्या है, श्रीलंका है और वियतनाम इसके उत्पादक देश हो जाते हैं। चीन में ऐतिहासिक रूप से सबसे पुरानी चाय फसल है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण फसलें क्या हैं? गन्ना है, जैसे ब्राजील, भारत, थाईलैंड। तिलहन सूरजमुखी है, सूरजमुखी तिलहन में प्रयोग किया जाता है। रूस, कनाडा, कपास भारत और चीन में उगाया जाता है। आलू क्या है? चीन, रूस और भारत में उगाया जाता है। गेहूं और ज्वार जो है यूरोप और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं वैश्विक कृषि की विशेषताएं। भौगोलिक प्रभाव क्या होगा? जलवायु, वर्षा, मिट्टी और तापमान फसल उत्पादन पर असर डालते हैं। तकनीकी प्रभाव क्या होगा? सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीक से उत्पादन बढ़ता है। आर्थिक प्रभाव क्या है? फसल उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षमता को प्रभावित करता है। संस्कृति और परंपरा की यदि बात करते हैं तो कृषि परंपराएं देशों की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी फसलें पढ़ लिया विश्व की जो महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख वनस्पति की। वनस्पति भी कहते हैं, वानस्पति भी उसको कहते हैं। तो वानस्पति पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों और जंगलों का समूह होती है। यह पर्यावरण और जलवायु के अनुसार विकसित होती है। वनस्पति न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है बल्कि मानव जीवन के लिए भोजन, औषधि, लकड़ी और रोजगार का स्रोत भी है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति पृथ्वी के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। स्थल और जलवायु ये क्या है? भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा यानी 200 से 400 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के आसपास की है और गर्म तापमान होता है। तापमान कितना है? जैसे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता रहती है 80 से 90% की। मुख्य क्षेत्र क्या है? अमेजन बेसिन है, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया। कांगो बेसिन है अफ्रीका का। दक्षिण पूर्व एशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड का। और मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह होता है इसमें। विशेषताएं क्या हैं? बहुस्तरीय वन संरचना। ऊपरी स्तर क्या है? अत्यंत ऊंचे पेड़ जैसे 50 से 70 मीटर। मध्य स्तर पर मध्यम ऊंचाई के पेड़। निचले स्तर पर आते हैं झाड़ियां और छोटे पेड़ जो कि निचले स्तर पर माने जाते हैं। उच्च जैव विविधता है, जैसे हजारों प्रजातियों के पेड़, पौधे और जीव जंतु इसमें शामिल होते हैं। इसमें आगे क्या आता है? मिट्टी पतली और कम उपजाऊ होना मुख्यतः कह सकते हैं ओवरलीव और पतली। प्रमुख पेड़ पौधे इसमें कैसे होंगे? जैसे महोगनी है, टिका है, रोजवुड है, बम्बू है यानी बांस वगैरह। औषधि पौधे भी होते हैं जैसे कुनाइन है, कैफीन है। शहद बनाने वाले पौधे होते हैं जिनमें शहद की मात्रा ज्यादा निकलती है। मानव और आर्थिक महत्व की बात करें तो लकड़ी है, रबड़ है, फल है, औषधि और पर्यटन का स्रोत होते हैं ये। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण और ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों की। तो ये स्थल और जलवायु की बात करें तो गर्म और मानसून वाली जलवायु चाहिए। वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर की। तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो भारत है यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा का क्षेत्र है। अफ्रीका के कुछ भाग हैं, ऑस्ट्रेलिया का कुछ क्षेत्र है। विशेषताएं क्या हैं? पत्ते वर्षा ऋतु के अनुसार झड़ते हैं। मध्यम सघनता और खुली संरचना होती है। वनों में जीव जंतु विविधता मध्यम होती है। और प्रमुख पेड़ पौधे क्या हैं? टीक है, शीशम है, सैल है, महुआ है, नीम है, ये पाए जाते हैं। लकड़ी मिलती है यहाँ से, क्योंकि शीशम है और नीम ये सब लकड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, लकड़ी के उत्पाद मिलते हैं। स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत होता है। इसके बाद बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण वन की। तो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्षा चाहिए 75 से 150 सेंटीमीटर।
चारों ऋतुएं जो हैं स्पष्ट रूप से इसमें मौजूद होंगी। और उत्तर अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ पाया जाएगा, यूरोप में पाया जाएगा और चीन और जापान में पाया जाएगा। विशेषताएं क्या होंगी? पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं। विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न प्रजातियों का वितरण रहता है। वनों में शिकार और कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। प्रमुख पेड़ों की बात करते हैं तो ओक है, बीच है, मेपल है और पाइन है। मानव और आर्थिक महत्व होता है। लकड़ी है, कागज है, औषधि और पर्यटन होते हैं। वनों से मिलने वाली उपज स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आता है टैगा वन। टाइगा भी लिखा होता है और टाइगा भी लिखा होता है। ये ठंडा है, लंबा, सर्दी वाला क्षेत्र होता है। वर्षा होती है 40 से 100 सेंटीमीटर तक। तापमान कई बार नकारात्मक यानी नेगेटिव भी हो जाता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मुख्य क्षेत्र इसके क्या होते हैं? कनाडा है, रूस है, साइबेरिया है। विशेषताएं क्या है? मुख्य रूप से शंकु वृक्ष पाए जाते हैं, कठोर जलवायु के अनुकूल होती है और कम जैव विविधता लेकिन विशाल वनस्पति क्षेत्र होते हैं। प्रमुख पेड़ कौन से हैं? स्प्रूस है, फर्स है, पाइन है, साइप्रस है। लकड़ी पेपर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। वनों से प्राप्त लकड़ी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तो होती ही है। इसके बाद बात आती है सवाना वनों की। उष्णकटिबंधीय घास भूमि के क्षेत्र हैं, ग्रीष्म और शुष्क मौसम में पाए जाते हैं। वर्षा कितनी है? 50 से 150 सेंटीमीटर की। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका है, सहारा के दक्षिण में है। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से इसमें पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या हैं? लंबी घास और कुछ छायादार वृक्ष हैं। शिकार और चराई पर ये निर्भर रहते हैं। प्रमुख पेड़ और पौधे क्या होते हैं? अकासिया है, बाओबाब है, अकारिया है। मानव और आर्थिक महत्व की बात करें तो पशुपालन और चरागाह और स्थानीय जीवन शैली और पर्यटन इसी में विकसित होता है। फिर घास भूमियां आती हैं, स्टेप जिनको कहते हैं। स्थल और जलवायु में कम वर्षा, जैसे 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा है। ठंडे और गर्म क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, रूस और अफ्रीका के क्षेत्र इसमें मिलते हैं। विशेषताएं क्या हैं? केवल घासें और कुछ झाड़ियां हैं। कृषि और चराई के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रमुख पौधे क्या हैं? लंबी घास, छोटे झाड़ी वाले पौधे होते हैं। मानव और आर्थिक महत्व क्या होगा? पशुपालन और अनाज उत्पादन इसमें होता है। स्थानीय जीवन शैली और कृषि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति कैसे होगी? जैसे स्थल और जलवायु शुष्क होती है और वर्षा कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा रहती है, कम भी होती है। उच्च तापमान दिन में रहता है, ठंड रात में रहती है। मुख्य क्षेत्र कौन से होंगे? जैसे सहारा है अफ्रीका का, अरबी मरुस्थल है और भारत का थार मरुस्थल है। विशेषताएं क्या हैं? सूखे अनुकूल पौधे पाए जाते हैं, पानी संग्रह करने वाले अंग होते हैं। कैक्टस, सूखी झाड़ियां यहाँ होती हैं। औषधि रेशा, स्थानीय उद्योग, इन उपयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संरक्षण आवश्यक रहता है। फिर हम बात करते हैं ध्रुवीय वनस्पतियों की। अत्यंत ठंडा, शुष्क और बर्फीला क्षेत्र है। तापमान क्या है? -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। मुख्य क्षेत्र क्या है? आर्कटिक क्षेत्र है, जैसे अलास्का, साइबेरिया। विशेषताएं क्या हैं? छोटे झाड़ी और टुंड्रा पौधे। मिट्टी हमेशा जमी रहती है। मानव और आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो सीमित चराई और शिकार, प्राकृतिक संसाधन और तेल और खनिज यहाँ पाए जाते हैं। वनस्पति और मानव जीवन का संबंध कैसे है? वनस्पति से लकड़ी, औषधि, भोजन, रेशा और आर्थिक संसाधन मिलते हैं। जलवायु और वर्षा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। वन संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए यह आवश्यक होते हैं। वनों की कटाई और मानव गतिविधियों से कई पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होते हैं। फिर हम देखते हैं विश्व का लगभग 30% क्षेत्र वनों से ढका है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता में सबसे समृद्ध माने जाते हैं। वनों में घास भूमियों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। आधुनिक समय में मानव गतिविधियां वनों और प्राकृतिक वनस्पति पर दबाव बढ़ा रही हैं। अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कौन से होते हैं। रेगिस्तान क्या है? ये वह क्षेत्र हैं जहां वर्षा अत्यंत कम होती है, जैसे 25 सेंटीमीटर से भी कम। जलवायु शुष्क होती है। रेगिस्तान तापमान और जीवन की चरम स्थितियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
ये क्षेत्र पृथ्वी की सतह का लगभग 20% हिस्सा घेरते हैं। रेगिस्तान विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गर्म रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान और अर्ध शुष्क क्षेत्र। सहारा रेगिस्तान की बात हम सबसे पहले करते हैं, स्थान और क्षेत्रफल। उत्तरी अफ्रीका लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक ये फैला है। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान और चाड क्षेत्रों तक यह फैला हुआ है। जलवायु कैसी है यहाँ की? अत्यंत गर्म है, दिन में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जाएगा और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। वर्षा बहुत कम होती है, 2 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से। विशाल रेत के टीले मिलेंगे, शुष्क पठार और चट्टानी क्षेत्र यहाँ पर मिलेंगे। वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो कैक्टस मिलेगा, झाड़ी मिलेगा, उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ मिलेंगी, जीव जंतु, ऊंट, रेगिस्तानी सर्प, छिपकली और रेगिस्तानी लोमड़ी यहाँ पर मिलती है। फिर मानव और आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो ऊंट की सवारी, खनिज संसाधन सीमित कृष्ण नदियों और नहरों के पास मिलती है। अरबी रेगिस्तान की बात करें तो यह अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है, लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। सऊदी अरब, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात तक इसका क्षेत्र है। जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क दोनों प्रकार की। दिन का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तो रात कितनी ठंडी हो जाएगी? 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना जल्दी सोचो तापमान बदलता होगा। विशेषताएं क्या हैं? विशाल रेत के टीले मिलेंगे, छोटी झाड़ियां मिलेंगी, पानी के स्रोत, ये सब चीजें मिलने वाली हैं लेकिन सीमित हैं। वनस्पति और जीव जंतु कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय झाड़ी है, सूखी घास है। जीव जंतु ऊंट, रेगिस्तानी भेड़, छिपकली, गीदड़ पाए जाते हैं। मानव और आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है, ऊंट और पारंपरिक चराई होती है। थार रेगिस्तान की अगर बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान में फैला है, राजस्थान, पंजाब और सिंध के क्षेत्र में फैला हुआ है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क है, तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, वर्षा 25 से 60 सेंटीमीटर तक है। रेत के टीलों की यदि हम बात करते हैं, पथरीली धरती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। फिर वनस्पति की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें तो झाड़ी, कैक्टस, जंगली करेला, ऊंट, लोमड़ी, छिपकली, बकरी, ये सब चीजें यहाँ पाई जाती हैं। मानव और आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो ऊंट की सवारी, हल्की कृषि, मूंगफली, बाजरा टाइप की कृषि जो हल्की रहती है, रेत से निर्माण और पर्यटन यहाँ पर मिलते हैं। गोबी रेगिस्तान देखते हैं तो क्षेत्र क्या है? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी चीन, दक्षिणी मंगोलिया, लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होता है। जलवायु की बात करें तो ठंडा रेगिस्तान गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा कैसी है? 12 से 200 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा रहती है। विशेषताएं क्या हैं? पथरीली सतह है, रेत के टीले कम करना है, उष्णकटिबंधीय और ठंडे दोनों मौसम यहाँ पाए जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु, झाड़ी और छोटी घास, जीव जंतु यानी ऊंट है, सियार है, मरुस्थली है, बकरी है, इग्लू है, पाए जाते हैं। मानव और आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो खनिज संसाधन जैसे तांबा है, कोयला है, सीमित चराई और पशुपालन के क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद आता है कालाहारी रेगिस्तान, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के आस 9 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है इसका क्षेत्र। बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। जलवायु गर्म और अर्ध शुष्क है, वर्षा 5 से 50 सेंटीमीटर की है। लाल रेत, छायादार झाड़ियां और तालाब पाए जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो झाड़ी, टफ घास यहाँ पर पाई जाती है। जीव जंतु शेर, जंगली कुत्ता और ऊंट मिलते हैं। मानव और आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो स्थानीय बासिंदा मछली पकड़ते हैं और खेती सीमित होती है। खनिज और हीरा उत्पादन होता है। अंटार्कटिका और आर्कटिक रेगिस्तान देखते हैं तो स्थान और क्षेत्रफल की बात करें तो अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र है, लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास का। जलवायु कैसी है? अत्यंत ठंडा है, वर्षा न्यूनतम है और 10 सेंटीमीटर से कम है, तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। विशेषताएं क्या हैं? बर्फ और हिम से ढका क्षेत्र है, पौधों की न्यूनतम उपस्थिति है यहाँ पर। वनस्पति और जीव जंतु कैसे हैं? लिमिटेड टुंड्रा और छोटी झाड़ी वाली वनस्पति है। पेंगुइन, सील, आर्कटिक भालू यहाँ पाए जाते हैं।
मानव और आर्थिक महत्व की बात करें तो सीमित शोध केंद्र हैं, संसाधन, खनिज संसाधन है, पर्यटन और वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ पर मिलता है। रेगिस्तान के प्रकार कैसे होते हैं? जैसे गर्म है तो इसमें आएंगे सहारा है, थार है, अरबियन है। दिन में अत्यधिक गर्म और रात में ठंडा है। ठंडे रेगिस्तान होते हैं गोबी है, कलाहारी है, आर्कटिक है। सर्दियों में अत्यधिक ठंड यानी गर्मियों में हल्का तापमान मिलता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करें तो सीमित वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, कृषि और चराई के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त होते हैं। वनस्पति और जीव जंतु के अनुकूलन की बात करें तो वनस्पति अनुकूलन यानी पानी संग्रह करने वाले पौधे होते हैं, गहरी जड़ें और सूखने पर पत्तियों का झड़ना मिलता है। फिर बात आती है जीव जंतु अनुकूलन की, तो ये कैसे होते हैं? ऊंट और रेगिस्तानी भेड़ पानी से बचाने में सक्षम होते हैं, रात में सक्रिय होना और दिन में छाया देना, ये इनकी विशेषता होती है। मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो ऊंट की सवारी और चराई, खनिज और तेल संसाधन, सीमित कृषि और तालाब आधारित खेती, पर्यटन और शोध केंद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान वैश्विक जलवायु और पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। शुष्क और गर्म क्षेत्र में रेगिस्तानी तूफान और धूल के खतरे रहते हैं। मानव गतिविधियों से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन रेगिस्तान के विस्तार में योगदान कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं कबीलाई मानव के प्रमुख आवास, जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको वही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? कबीलाई मानव के प्रमुख आवासों को। कबीलाई मानव वे समूह होते हैं जो पारंपरिक जीवन शैली, अपनी भाषा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। ये लोग अक्सर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं। उनका आवास भौगोलिक स्थिति, जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विकसित होता है। फिर जंगल और वर्षा वन की बात अगर हम करते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसे अमेजन है, बेसिन है ब्राजील का, कांगो बेसिन है अफ्रीका का और दक्षिण पूर्व एशिया। मानसूनी वन कौन से हैं? भारत के मध्य और पूर्वी वन क्षेत्र जो हैं उनको कहते हैं। आवास की बात करें तो झोपड़ियां हैं, लकड़ी और पत्तियों से बनी सरल संरचनाएं हैं। कुछ जनजातियां पेड़ों के ऊपर भी अपने घर बनाती हैं। जीवन शैली की बात करें तो शिकार है, मछली पकड़ना है, फल और जड़ी बूटियों का संग्रह है। आग का उपयोग, छोटे कृषि पद्धतियां यहाँ पर होती हैं। ये अमेजन, कांगो भारत के गौड़ जनजातियां जैसे करती हैं। फिर पर्वतीय क्षेत्र के कबीलाई मानव जैसे हिमालय है, एंडीज है, अल्पस है और अल्टास पर्वत है। आवास क्या है? पत्थर है, लकड़ी और मिट्टी से बने घर हैं। ऊंचाई के अनुसार ढलान पर बने घर हैं। जीवन शैली की बात करते हैं तो पशुपालन है, जैसे गाय, बकरी, ऊंट। पहाड़ी कृषि है, जैसे ज्वार, मक्का, दलहन। मौसम के अनुसार यात्रा और चराई, ये इनकी जीवन शैली होती है। उदाहरण की बात करते हैं तो नेपाल और भारत के गुरखा, तिब्बती निवासी, पेरू और बोलीविया इनके जो है उदाहरण होते हैं। फिर है मरुस्थलीय क्षेत्र के कबीलाई मानव। स्थान क्या है? सहारा, अरब प्रायद्वीप, थार रेगिस्तान ये इनके स्थान हैं। आवास है इनका तंबू, मिट्टी और ऊंट की खाल से बने झोपड़े। कुछ जनजातियां अस्थायी शिविर भी बनाती हैं। जीवन शैली कैसी है? चरवाहा जीवन है, ऊंट और भेड़ पालन में माहिर होते हैं। जल स्रोतों के पास इनकी कृषि देखी जाती है, जैसे सहारा के बेरदिन हैं, अरब प्रायद्वीप के बेदुइन है, थार रेगिस्तान के बिश्नोई लोग हैं। इसके बाद बात आती है तटीय और द्वीप क्षेत्र के कबीलाई क्षेत्रों में। स्थान है प्रशांत द्वीप समूह, कैरिबियन, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप। आवास क्या है? पत्तियों और लकड़ी से बने हुए झोपड़े इनके आवास होते हैं। ये अक्सर समुद्र के किनारे मिलते हैं और ऊंचाई से सुरक्षित मिलते हैं। जीवन शैली कैसी है? जैसे मछली पकड़ना है, समुद्री उत्पादों पर निर्भरता है, नारियल, केला और मसालों की खेती करते हैं। जैसे घास भूमि और मैदान क्षेत्र के कबीलाई मानव कौन से होते हैं? घास भूमि के और मैदानी क्षेत्र के जो कबीलाई मानव होंगे वो कौन से और कैसे होते हैं? स्थान क्या है? अफ्रीका की सवाना, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी। आवास क्या है? अस्थायी झोपड़ियां या तंबू बनाते हैं।
चराई और शिकार के नजदीक यह लोग रहते हैं। जीवन शैली इनकी कैसी होती है? इनकी भी जीवन शैली पशुपालन, संग्रहण, शिकार करना, ये सब इनकी जीवन शैली में शामिल होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आदिवासी जनजातियां हैं वो ज्यादातर पशुपालन पर निर्भर रहती हैं और शिकार करने में लगभग सब माहिर होती हैं, कुछ जनजातियों को छोड़कर। आग और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका के मसाई हैं, उत्तरी अमेरिका के सीयू हैं। जैव विविधता और आवास अनुकूलन की बात करते हैं तो वनवासियों यानी शिकार और संग्रह, पेड़ों के बीच निवास, पर्वतीय निवास यानी ढलान पर खेत होना, पशुपालन, मरुस्थलीय निवासी यानी ऊंट पर चराई, अस्थायी शिविर, तटीय निवासी यानी मछली पकड़ना, समुद्र के किनारे झोपड़ी बनाना, घास भूमि निवासी यानी चराई और अस्थायी तंबू बनाने वाले लोग। फिर हम बात करते हैं कबीलाई मानव और पर्यावरण संबंध कैसा है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, वन, जल और भूमि संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान होना, स्थानीय औषधि और पौधों का उपयोग करना, जलवायु और मौसम परिवर्तन के अनुसार जीवन में परिवर्तन होना। आर्थिक और सामाजिक जीवन कैसा है? जैसे शिकार करेंगे, मछली पालन करेंगे, पशुपालन करेंगे, कृषि करेंगे और हाथ से बने हुए उद्योग करेंगे। इसके बाद आता है सामाजिक संगठन की बात। तो जनजातीय समुदायों में समानता और समूह निर्णय, परंपरा और संस्कृति यानी गीत, नृत्य, लोक कथाएं और धार्मिक अनुष्ठान। व्यापार कैसे? स्थानीय उत्पादों का आसपास के बाजार में व्यापार करना मिलता है। इसके बाद आते हैं आवास और संस्कृति का महत्व कैसा है। आवास प्राकृतिक वातावरण और जलवायु के अनुसार विकसित हुआ। पारंपरिक निर्माण तकनीकें जैसे लकड़ी है, पत्ते हैं, मिट्टी है, ऊंट या पशु की खाल। समुदाय की पहचान यानी सुरक्षा के लिए आवास। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप है, तूफान है, बाढ़ से सुरक्षित होते हैं। इसके बाद आते हैं विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश। खनिज पृथ्वी की सतह और भूमिगत क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व और यौगिक होते हैं। ये मानव जीवन और आर्थिक विकास के लिए आधार हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से खनिज संसाधनों का महत्व और बढ़ गया है। धातु, ऊर्जा और औद्योगिक खनिजों के बिना आधुनिक समाज की कल्पना असंभव है। खनिज उत्पादन देश न केवल अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं बल्कि वैश्विक व्यापार और तकनीकी प्रगति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोहे का अयस्क जैसे क्या है? लोहे और इस्पात उद्योग का मुख्य आधार है। निर्माण, वाहन, मशीनरी और रेलवे उद्योग में आवश्यक है। देश कौन से हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रमुख खदानें पिलवारा क्षेत्र में पाई जाते हैं। ब्राजील है, उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का स्रोत होता है। चीन आंतरिक मांग के लिए सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे मुख्य राज्य होते हैं। रूस में उत्तरी और पूर्वी रूस में बड़ी खदानें पाई जाती हैं। फिर उच्च लौह अयस्क वाले देश वैश्विक इस्पात उत्पादन में अग्रणी हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के निर्यात पर समुद्री परिवहन की सुविधा है। उत्पादन की गुणवत्ता और वैश्विक मांग मूल्य निर्धारण में प्रभाव डालती है। फिर कोयले की बात करते हैं। ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है। थर्मल पावर प्लांट, स्टील उत्पादन और औद्योगिक ऊर्जा यहाँ पाई जाती है। प्रमुख उत्पादक देश कौन से होंगे? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक घरेलू बिजली उत्पादन में प्रमुख भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा बिजली और औद्योगिक उपयोग होते हैं। अमेरिका के एप्लाचियन क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आयात और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण होता है। विशेष तथ्य क्या है? कोयला उत्पादन और खपत विश्व ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालता है। पर्यावरणीय प्रभाव, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। सतत खनन और क्लीन टेक्नोलॉजी आवश्यक है। सोना, आभूषण उद्योग है, निवेश है, मुद्रा भंडारण है, इसमें महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपकरण में उपयोग होता है। प्रमुख देश कौन से हो जाएंगे? चीन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र प्रमुख है। रूस है, उत्तर पश्चिमी और सेंट्रल रूस में खदानें पाई जाती हैं। अमेरिका की बात करें तो नेवादा, अलास्का है। दक्षिण अफ्रीका में विट वाटर लैंड। निवेश और वैश्विक मुद्रा भंडार में सोने का महत्व है। खनन में पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पाया जाता है। फिर चांदी की बात करते हैं। आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुद्रा और औद्योगिक उपयोग में प्रयोग किया जाता है।
प्रमुख उत्पादक क्या है? मैक्सिको है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पेरू प्रमुख खदानें हैं। चीन औद्योगिक और निवेश में उपयोग किया जाता है। ब्रोकन हिल क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का है। रूस का कुछ वास क्षेत्र है। औद्योगिक उपयोग में तेजी से वृद्धि है। चांदी की खदानों में अक्सर तांबा और सोना भी पाए जाते हैं। अगली धातु है तांबा। बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और